अच्छा, अस्सलाम वालेकुम everyone. My name is Faiza Wakar. I am a student of third year software engineering, morning, and I am also a member of Google Developer Students Club. As you all know, Google Developer Student Club has organized a summer boot camp आप सबके लिए, ताकि आप लोग अपने समर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकें और ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट स्किल्स सीख सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रोग्रामिंग का एक क्रैश कोर्स पहले ही पैरेलल में चल रहा है। सिमिलरली ये एक फ्लटर क्रैश कोर्स है और हमारे जो स्पीकर है इस कोर्स के लिए, उनका नाम है शहजाद उमर बेग। अच्छा, शहजाद उमर बेग के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो ही इज अ फ्लटर डेवलपर एट नॉटिलियस नेटवर्क सॉल्यूशंस। ही हैज आल्सो बीन अ को टीम मेंबर ऑफ गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब। अच्छा, एंड ही हैज आल्सो बीन अ स्टूडेंट एम्बेसडर ऑफ बीटा माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इस कोर्स से ज्यादा सीखें और ज्यादा फायदा उठाएं। तो विदाउट फर्दर अडू मैं प्रेजेंट कर आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मिस्टर शहजाद, ताकि वो आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम जी, आ रही है आपकी आवाज? मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? यस, यू आर ऑडिबल। अच्छा, अगर कोई इशू हो आवाज में तो बता दीजिए प्लीज। ओके भाई क्या? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना थोड़ा सा, मेरा इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी दे दिया है। मैं काफ़ी सारे कंपनीज के साथ और लोगों के साथ एक्चुअली काम कर चुका हूँ एज अ फ्लटर डेवलपर। 2019 में मैंने शुरू करा था सीखना और 2020 से मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ फ्लटर में। प्रोफेशनली मतलब कि मैं बेसिकली फ्लटर से अर्न करता हूँ। और इसके अलावा बाकी तो बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर भी हूँ और एक टाइम पे कोर टीम मेंबर भी रह चुका हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में। मैं SMIU का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, लास्ट सेमेस्टर है मेरा। तो अब मैं आई गेस शुरू करता हूँ, ठीक है? मुझे 1 मिनट दीजिए। अच्छा, मेरे ख्याल में माइक म्यूट कर दें सारे तो बेहतर है। ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, हम लोग फ्लटर के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। आई होप आप लोगों को बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज होगी। पहला दिन है, मैंने एक ग्रुप के अंदर लिंक शेयर करी है। हमारे 5 डेज का कोर्स है, इसमें मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को एक जो मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें यूज़ होती हैं फ्लटर के अंदर, API कॉल्स या स्टेटलेस विजेट्स, वो सब चीज़ें मैं बताऊँ। 5 डेज के अंदर हम एक एप्लीकेशन भी बनाने की कोशिश करेंगे, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा। तो फ्लटर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्टली flutter.dev पे जाते हैं, देखते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, सबको नजर आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो फ्लटर इनिशियली जो थी एक UI किट थी, यानी आप लोग से UI बनाते थे इन 2019। इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी लिखा हुआ था ये कि ब्यूटीफुल UIs बनाने के लिए फ्लटर बनी थी। लेकिन फिर विद प्रोग्रेस ये फाइनली एक पूरा SDK है, जिससे यानी कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एप्लीकेशन कंपाइल कर सकते हैं सिंगल कोड बेस के थ्रू। तो SDK के अंदर मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं। हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें मिलता है फ्लटर फ्रेमवर्क के साथ। आई गेस आप लोगों को ये पता होगा कि फ्लटर के साथ जो लैंग्वेज यूज होती है वो डार्ट लैंग्वेज है। अब डार्ट लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डार्ट बेसिकली एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। इसका फ़ायदा ये है कि इसका जो सिंटेक्स है वो काइंड ऑफ सी जैसा है और सी शार्प जैसा है और थोड़ा थोड़ा जावास्क्रिप्ट को रिलेट करता है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड लैंग्वेज है और गूगल ने बनाई है। तो मेन जो फायदे हैं इसके, सबसे पहली बात ये कि जो फ्लटर फ्रेमवर्क है वो ओपन सोर्स है, यानी कि उस पर एक्टिवली कम्युनिटी कंट्रीब्यूट कर रही है। इस टाइम सबसे ज़्यादा स्टार्ट रिपोजिटरी आई थिंक फ्लटर की ही है। जो कट के आ रही है, मुझे 1 मिनट चाहिए।
हेलो, अभी बेहतर? जी सर, अभी ठीक आ रही है। अच्छा, थैंक यू। आई गेस अभी तक सबको बिल्कुल बेसिक बेसिक फ्लटर का समझ आ गया होगा। फ्लटर को थोड़ा सा वेबसाइट के थ्रू पढ़ लेते हैं। एक मिनट, वो हाइड वीडियो पैनल, ओके, हाइड हाइड मीटिंग कंट्रोल, ओके ठीक है, cool। हम गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं हमारे पास इसमें थोड़ा सा सेटअप है। आप लोगों के लिए मैंने लिंक शेयर करी है। मैं थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि इसमें हमारे पास यूज़र इंटरफेस वगैरह या फ्लटर के बारे में कहीं कुछ हमें मिल जाए। लेट्स सी, फ्लटर फॉर एंड्रॉयड डेवलपर्स है। बेसिकली हम थोड़े डेवलपमेंट की तरफ देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके पास जो कोड है वो कंपाइल होता है। बेसिकली फ्लटर के अंदर आप जो कोड लिखते हो डार्ट पे, वो नेटिवली कंपाइल होता है, यानी iOS, स्विफ्ट पे और कॉटलिन पे। वो आप जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। बाकी एंड्रॉयड के ऊपर आप लोगों को पता होगा कि जो डिज़ाइनिंग का जो पैटर्न है या गाइडलाइन फॉलो होती है वो मटेरियल डिज़ाइन है, जो कि मेजॉरिटी आप जगहों पे देखेंगे। आई थिंक बूटस्ट्रैप के ऊपर भी है, वेब पे बूटस्ट्रैप पे होती है मटेरियल डिज़ाइन, और मल्टीपल जगहों पे। इसी तरह जो स्विफ्ट है उसके लिए आपके पास क्यूपर्टिनो विजेट्स होते हैं फॉर iOS। इसमें ऑलमोस्ट iOS के लिए सब कुछ अवेलेबल है। और रिएक्ट नेटिव, यहाँ पे आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है फ्लटर की, जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है पर्सनली, वो यही लगती है कि फ्लटर जो है ना बहुत ज़्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड है कंपेयर टू अदर फ्रेमवर्क। इसमें आपको गाइडेंस बहुत अच्छी मिल जाएगी अक्सर जगहों पे। इसकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है, आपको आंसर मिलेंगे। इसका SDK काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। रिसेंटली रिसेंटली एक मिनट दिएगा। ओके, सॉरी। हाँ, रिसेंटली ये टोयोटा की एक न्यूज़ फेमस हुई थी जिसमें बताया गया था कि उन्होंने अपने एम्बेडेड सिस्टम्स में भी फ्लटर यूज़ की हुई है। तो अब बिल्कुल बेसिक बेसिक मैंने नॉलेज दे दी है। फ्लटर काम कैसे करता है, इसका इंजन कैसे काम करता है, अगर वो आपको देखना है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। उससे पहले अच्छा, आप में से किसी ने फ्लटर सेटअप किया है? आप लोग मुझे मैसेज में बता दें, मैं मैसेज चैट वैसे भी मेरे पास ओपन है तो मैं वो पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। आप लोगों ने सेटअप कर लिया है, गुड। और उसमें एक इन दी एंड एक कमांड होती है फ्लटर डॉक्टर की, जिससे पता लगता है कि आपका फ्लटर एनवायरनमेंट बिल्कुल सही सेटअप हुआ है। तो आपके पास इस तरह का कुछ आएगा, थोड़ी देर ले रहा है। अच्छा, आप लोग इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। आप लोग एकदम बंद करके देख लें, आपके पास चैनल स्टेबल ये चीज़ें हैं। बाकी आई गेस आप लोगों में से कोई मैक ओएस पे तो नहीं है? अरे सेट, ओके, कूल, ठीक है। यूजिंग VS कोड, ओके, गुड, सही है। अच्छी बात है, आप सब लोगों ने ऑलरेडी सेटअप करा हुआ है। ऑल सेटअप विद एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है, गुड। अच्छा, उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है सब विद दिस, सॉरी। अच्छा हाँ, मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ नहीं करता इसलिए ये एरर दे रहा है। मेरे पास एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप है, इसलिए एरर है। और दूसरा ये भी मेरे ख्याल में डेस्कटॉप डेवलपमेंट का इशू है, क्योंकि मैं डेस्कटॉप डेवलपमेंट के लिए ऑन किया हुआ है। खैर, इसको इग्नोर करेगा। उसके अलावा एक वीडियो मैंने और शेयर करी थी कि आप लोग अपनी डिवाइस पेयर करना भी सीख लें, क्योंकि इन दी एंड आप जब इनिशियली आपको अच्छा लगता है कि आप एमुलेटर के ऊपर काम करें, लेकिन लेकिन इन दी एंड आपको डिवाइस के ऊपर जब आप काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक बेसिक बता दिया है फ्लटर के बारे में। फ्लटर के इंजन के बारे में भी एक दफ़ा देख लेते हैं, फ्लटर का आर्किटेक्चर क्या होता है। फ्लटर आर्किटेक्चर देखते हैं, सॉरी यार, क्या हो रहा है, ओके, लेट्स सी इमेजेस में हमारे पास क्या है। अच्छा, फ्लटर आर्किटेक्चर में हमारे पास फ्रेमवर्क के अंदर आप सब देख सकते हैं, हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। ये मटेरियल बेसिकली डिज़ाइनिंग के विजेट्स हैं, मेनली विजेट्स हैं। रेंडरिंग के लिए चीज़ें, एनिमेशन, पेंटिंग, ये सारी चीज़। पेंटिंग बेसिकली कैनवस वगैरह और जो आपकी UI पे चीज़ें ड्रॉ होती हैं
उससे रिलेटेड चीज़ें, जेस्चर्स आपके इवेंट्स वगैरह को हैंडल करने के लिए होता है। फाउंडेशन बेसिकली वो बेस है जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें काम करती हैं। उसके बाद इसका फ्लटर का इंजन आता है। इंजन इनका C++ के ऊपर लिखा हुआ है। इंजन के बारे में मुझे ज़्यादा इसलिए नॉलेज नहीं है क्योंकि ये बेसिकली इन डेप्थ में जाके चीज़ें हैं, C++ से लिखी हुई हैं, तो मुझे इतना उसके बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन इसमें बस मुझे ये पता है कि कैसे चीज़ें कंपाइल होती हैं, नीचे जाके कैसे काम होता है। उसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फ्लटर के अंदर। अच्छा, फ्लटर के अंदर एक चीज़ होती है, जो मेन चीज़ हमारे पास होती है वो होती है विजेट्स। विजेट्स बेसिकली क्लासेस होती हैं। आप में से आई गेस सबको आती होगी, क्लास वगैरह पता होगा क्या होते हैं, फंक्शन पता होगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप लोग सारे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को क्लास वगैरह सब कुछ पता होंगी। ठीक है, ओके, कूल, ठीक है, गुड गुड, थैंक यू। बाकी इसमें एक चीज़ होती है विजेट बेसिकली सिंपल क्लासेस होती हैं जो यूआई बनाने में मदद करती हैं आपकी। ठीक है, अब एक चीज़ होती है विजेट ट्री। विजेट ट्री क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। जब आप इसमें मेरे पास आई थिंक बोर्ड का एक ऑप्शन होगा, सी, हाँ आई थिंक मेरे पास बोर्ड की है, ओके। अब ये बहुत सिंपल सी, हम लोग 1 ईयर से हैं तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें। ओके ठीक है, अभी जब मैं कोडिंग पे आऊँगा, अभी मैं सिर्फ बिल्कुल ऊपर ऊपर से थोड़ा सा बता रहा हूँ। जब मैं कोडिंग पे आऊँगा तो मैं क्लासेस के बारे में बात भी करूँगा, क्लासेस यूज़ भी करूँगा, फिर तब आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं है तो फिर मुझे 1 मिनट दें। देखते हैं, सॉरी, मैं आपको एक दफ़ा क्लासेस दिखा देता हूँ क्या होती हैं। सिंपल आप इस सॉरी सिंपल आप इस तरह क्लास के कीवर्ड से क्लास बनाते हो। हर लैंग्वेज का अपना होता है। आई गेस आप लोगों ने जावा पढ़ी होगी या सी पढ़ी होगी, तो उसमें आई थिंक सी में तो क्लासेस नहीं होती, जावा के अंदर होती हैं। तो उसमें इस तरह क्लासेस बनती हैं। उसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन ओवरऑल जो उसका पर्पस होगा वो यही होगा। ठीक है, आप क्लास बनाओगे ताकि आप जनरलाइज कर सको, आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सको। ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल है कि आप बेसिकली जब आपके पास एक ही किस्म की मल्टीपल चीज़ें आ रही होती हैं तो आप कोशिश करते हो कि उसका कोड रीडेबल हो जाए और उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन हो जाए। उस तरह के लिए आप क्लासेस बना लेते हो, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये मैंने बिल्कुल सिंपल से तरीके से बता दिया क्लासेस क्यों और ऑब्जेक्ट्स क्यों काम करते हैं। ठीक है, इससे आगे हम कहाँ थे, हम डार्ट पढ़ लिया हमने। अच्छा, विजिट ट्री समझ रहे थे। अब विजिट ट्री ये होता है कि जो यूआई होती है ना, वो आपकी रेंडर इस तरह होती है कि आपके पास विजिट्स अंडर विजिट चल रहे होते हैं। यानी कि आपने एक मेन क्लास बनाते हो, मेन क्लास के बाद उसके नीचे एक और क्लास बनती है। वो क्लासेस बेसिकली विजिट्स होते हैं, विजिट्स बोल देता हूँ मैं। एक मेन विजिट होता है जिसको आप यूजली कुछ भी नाम देते हो। अगर मैं यहाँ पे कोई जनरलाइज खोल दूँ जिसमें किसी मेन विजिट का नाम आ रहा हो, जैसे मटेरियल वगैरह, ये देखिए ये रहा हो। ठीक है, इसमें अब होता ये है कि हमारे पास एक विजिट, अब ये विजिट ट्री को बता रहे हैं। ठीक है, विजिट ट्री के अंदर एक पेरेंट विजिट होता है, यानी आपने एक मेन जो पेरेंट यूआई है उसके अंडर चाइल्ड बनते जाते हैं। यानी कि उसके अंदर क्या आएगा। अब उसके अंदर उन्होंने एक रो विजिट दिया हुआ है, तो रो क्या होती है वो भी हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे क्या होती है। अब रो के नीचे 2 विजिट्स हैं। ठीक है, रो के नीचे एक टेक्स्ट विजिट है और बटन। तो ये इस तरह एक ट्री बनता चला जाता है। इसको ये बेसिकली इनका विजिट ट्री होता है। और मेजॉरिटी आई गेस आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि ट्री का क्या है, विजिट ट्री क्या होते हैं, विजिट्स क्या होते हैं। अगर किसी को अभी भी नहीं समझ आया तो आप लोग चैट में लिख दो, तब तक मैं और आगे फिर चलूँ उसके बाद। आई गेस क्लियर हो गया होगा सबको, और आई होप कोई बोर ना हो रहा हो। और अगर आप लोगों को लगे कि मैं तेज हूँ या नहीं कुछ समझ आ रहा तो आप लोग चैट में लिखो। मेरे पास चैट खुली हुई है, मैं चैट पढ़ भी रहा हूँ, मैं सारे मैसेज पढ़ूंगा, तो आप लोगों के आंसर्स भी दे दूंगा क्वेश्चंस के। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी सी बात डार्ट की कर लेते हैं। डार्ट की वैसे मैंने बताया कि क्लासेस के बारे में। डार्ट वन ऑफ दोज लैंग्वेज है जो जिसमें आपके पास नल सेफ्टी है। अच्छा, नल सेफ्टी के बारे में किस किस को पता है? परफेक्ट, ओके, थैंक यू हाँ हसन, थैंक यू यार। और नल सेफ्टी के बारे में आप में से किसी को पता है नल सेफ्टी क्या होती है?
यस ओके अफान कूल, सोहेब कूल, मोहम्मद वलीद ठीक है, हादी ओके ओके ओके। अच्छा नल सेफ्टी के बारे में मैं बहुत बेसिक्स आपको समझा देता हूँ। हम लोग जब पहले प्रोग्रामिंग करते थे तो हमारे पास जनरल डेटा टाइप्स होती थी, जैसे इंटीजर होती है, फ्लोट होती है, स्ट्रिंग होती है। ये बिल्कुल जनरल डेटा टाइप थी जो हम जावा सी शार्प इन सब में पढ़ते थे, ठीक है। अब इसमें एक और डेटा टाइप थी जो कि नल होती थी, नल टाइप होती थी। अब इशू ये हुआ कि आपके रन टाइम के ऊपर आपके जब कोई ऑब्जेक्ट नल हो जाए या कोई प्रॉपर्टी नल हो जाए तो उससे आपके पास ना एरर्स आने लग जाते थे कि आपकी ये प्रॉपर्टी या ये फील्ड नल है। तो एक कॉन्सेप्ट बहुत पहले बना था और वो अब भी यूज हो रहा है कि हम कोशिश करके नल को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग का जो सिंटेक्स है ना वो थोड़ा सा चेंज हो गया उसके बाद। मैं आपको इस एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये स्पेसिफिक टू डार्ट है, आई होप इससे आप सब कुछ समझ आ जाए। देखें डार्ट के अंदर जो मेन क्लास होती है जिससे सारी क्लासेस बनी है वो होती है ऑब्जेक्ट की क्लास, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। अब इनिशियली जब डार्ट नल सेफ्टी पे नहीं थी तो ऑब्जेक्ट की क्लास आइटेबल, नम, लिस्ट, डबल, इंट इन सब चीजों में टूट रही थी और इसी तरह स्ट्रिंग भी आता और बहुत सारी चीजें आती, ठीक है। जब नल सेफ्टी आया तो ऑब्जेक्ट के साथ एक क्वेश्चन मार्क आ गया। क्वेश्चन मार्क एक सिंटेक्स का पार्ट है जो ये डिनोट करता है कि ऑब्जेक्ट जो है, यानी ऑब्जेक्ट ये वो ऑब्जेक्ट नहीं, क्लास वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, बेसिकली ये जनरल एक क्लास टाइप है जिससे सारी क्लासेस बनी हुई है। ऐसा नहीं समझिए क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है कोई, ये एक जनरल क्लास है जिससे सब क्लासेस बनी है, ऑब्जेक्ट, आइटेबल, नाम, लिस्ट, डबल। अच्छा ऐसा हो सकता है कि मैं हो सकता है गलत हूँ, जाहिर सी बात है, मैं भी आप लोगों का स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ, मैंने खुद सीख के सारा कुछ मतलब इतना करा है। तो हो सकता है मैं कहीं गलत भी हूँ, जाहिर जरूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल हर चीज़ सही बताऊँ, हो सकता है कहीं गलत भी हूँ, लेकिन मेजोरिटी बात जो आपको समझ आ रही है वो आई गेस ठीक ही होगी। अच्छा अब इसमें आप देखोगे ऑब्जेक्ट का जो क्वेश्चन मार्क है ना उससे एक टाइप बनी हुई है नल, और अब ये नेवर। अब ये नल और नेवर का क्या है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम इस नल को ना एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अब आप तो ऑब्जेक्ट इज एन एंसेस्टर क्लास, हाँ काइंड ऑफ एंसेस्टर क्लास, बल्कि यस एक एंसेस्टर क्लास है जिससे जिससे सारी की सारी आपकी डेटा टाइप्स ड्राइव हुई हुई हैं, सारी की सारी, ठीक है। और नल भी पार्ट है उसी का। हम उस नल को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कोडिंग के अंदर, ठीक है। वो ये मैंने आप लोगों को इसलिए अभी बताया नल सेफ्टी के बारे में क्योंकि जो फ्लटर इस वक्त चल रही है 3.0 उसके अंदर जो डार्ट लैंग्वेज यूज होती है वो नल सेफ्टी पे यूज होती है। मेजोरिटी जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या इस तरह के कोई भी अगर आपसे काम करवाएगा फ्लटर पे तो प्रेफर करेगा कि आप नल सेफ्टी पे काम करें। इवन जो जब 2.0 आई थी, अभी तो खैर 3.0 है जिसमें वेब स्टेबल हुई है, अच्छा नहीं सॉरी वेब नहीं डेस्कटॉप स्टेबल हुआ है सॉरी। तो जब 2.0 आई थी तब बहुत लोगों ने 1.2 से बेसिकली माइग्रेट करवाया था नल सेफ्टी की तरफ। तो नल सेफ्टी बेसिकली ओके थैंक यू, ठीक है। नल सेफ्टी बेसिकली नल को अवॉइड करने की एक ट्रिक है। अच्छा अब देख लेता हूँ अगर कोई कोड मिल जाए हमें। ओके ठीक है, नहीं इससे तो खैर समझ नहीं आएगा, बाद में देखेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा नल सेफ्टी पे बहुत थोड़ी सी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कॉटलिन है, स्विफ्ट है। एक टाइम पे सिर्फ स्विफ्ट थी, उस वक्त डार्ट भी थी, कॉटलिन, स्विफ्ट, और अब कॉटलिन है, स्विफ्ट है, रस्ट है, जो मेजोरिटी ये हैं लैंग्वेज। इसके अलावा अगर होंगी तो होंगी, मुझे इससे ज़्यादा फिलहाल नहीं पता। अब हम लोग इसके अलावा थोड़ा सा डार्ट के बारे में देख लेते हैं। डार्ट में थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं। एक चीज़ है जो आप लोगों के हर वक्त काम आएगी, डार्ट पैड। ये आप लोग अपने पास ही लिंक में शेयर कर दूंगा। ये मुझे 3 साल हो गए हैं काम करते हुए, लेकिन मैं डार्ट पैड मेजोरिटी टाइम्स यूज़ करता हूँ क्योंकि क्विक क्विक चीज़ें लिखने के आपके काम आ जाता है, ठीक है। और ये वेब ब्राउजर पे कंपाइल होता है, इसका अपना कंसोल है जिसपे प्रिंट कर देगा। अगर मैं कोड वापस करूँ रन करूँ तो मोस्ट प्रोबेबली कंसोल में कुछ ना कुछ प्रिंट करेगा, तो नहीं अच्छा ओके हेलो प्रिंट करे, ठीक है। तो डार्ट पैड जो है आई थिंक एक मोमेंट देखने दी गए नल लेवल पे सेट हुआ हुआ है। न्यू पैड रीसेट, लेट मी चेक, स्टेबल चैनल, पता नहीं नल यहीं कहीं पता लगता था ये नल पे सेट है, मुझे याद नहीं कैसे नल पे जाता है या हटता है। खैर तो मैं आपको इसकी प्राइम एग्जांपल दिखाता हूँ।
अब मैंने इसमें डेटा टाइप्स के बारे में फिलहाल बात करते हैं। मैं अब बेसिकली अब आप कोशिश कर रहा हूँ कि अब लेक्चर हम शुरू करते हैं, ताकि मैं चीज़ें बताता रहूँ। ठीक है, हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक डार्ट से। उसमें थोड़े थोड़े आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। कुछ भी क्वेश्चन हो आप चैट में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले डेटा टाइप्स पे बात कर लेते हैं। हमारे पास बेसिक डेटा टाइप जो कि हर जगह अवेलेबल होती है, स्ट्रिंग नेम एक ये है, हमारे पास एक इंटीजर होती है जिसमें, अच्छा मैं एक सवाल भी पूछूंगा ताकि पता लगे आप में से किस किस को पता है। एज, ओ सॉरी, 19। अच्छा, अब मुझे आप में से कोई बता सकता है कि ये किस चीज़ की डेटा टाइप है? डबल। इंटीजर की ही है। आई थिंक इसमें जो साइज होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंट। ओके गुड। मुझे एक्चुअली आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे बस ये समझ आया कि साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा दोबारा अगर आप बता दो, और हेलो, कोशिश करो एम कि ऑडिबल राइट? आप, जी जी आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन बहुत ज़ोर से आ रही है। बस आप लेकिन एक कोशिश करो कि आप चैट में लिख दो, क्योंकि मैं चैट पढ़ रहा हूँ, तो ताकि किसी को कोई इशू ना हो। ठीक है, इज दैट गुड? अच्छा, for fractional part in int float both, for fractional part contains and carry int and float values। अच्छा हाँ ठीक है, ये मेजोरिटी लोगों ने सही बताया बिल्कुल। फ्लोट भी है जो जावा से आती है। फ्लोट बेसिकली डेसिमल पॉइंट, सॉरी सॉरी डबल डबल। इसमें आप क्या कर सकते हो, लेट्स से हाइट सेव करेंगे। हाँ, ठीक है। अब इसमें कुछ लोगों ने लिखा है कि इंट और फ्लोट दोनों की वैल्यूज ऑल्सो इट हैज मोर साइज देन नॉर्मल फ्लोट आई गेस। अब साइज के बारे में, यार साइज के बारे में बताऊँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी लेकिन मुझे फिलहाल याद नहीं इतना। हम आप डायरेक्टली यहाँ से पढ़ सकते हो, डार्ट डेटा टाइप साइज ऐसे लिख लो, आपको मिल जाएगा। अब इससे पता लग जाएगा कि डेटा टाइप्स के अंदर क्या साइज है उनका। मुझे इतना खास याद नहीं, सॉरी यार। अच्छा, और फ्लोट, ठीक है, बिल्कुल सबने सही बताया। एंड विद प्रिसीजन ये भी बिल्कुल सही है। एंड फ्लोट बोथ बिल्कुल सही है। फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल सब कुछ, ये फ्लोट वगैरह सब कुछ आप सबने जो जो बोला है बिल्कुल सही है। मैं सकता हूँ, एरर देगा क्या? हाँ नहीं देगा, ठीक है। और मैं इसके साथ ये भी सेव कर सकता हूँ। आई थिंक ये बहुत बड़ा नहीं हो गया? हो गया, ओके कूल। ठीक है, ये हमारी डबल बन गया। और हमारे पास क्या होता है? और कोई डेटा टाइप बताओ यार, किसी को पता हो कोई डेटा टाइप जो मैं मिस कर रहा हूँ? इंट एंड नम होता है। नम 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 क्या करता था? नम नंबर सेव के लिए होता था। नम क्या कह रहा है? एरर देगा? ओके, नम टेस्टिंग नम, आई थिंक ये इसलिए होता है। अ, हाँ गुड गुड गुड। कैरेक्टर, कैरेक्टर नहीं होता इसमें। जो सी में होता था चार, कैरेक्टर नहीं होता। कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होती। बिग इंट नहीं होता। लॉन्ग नहीं, लॉन्ग नहीं है, एक चीज होती है और, इनम, इनम भी होता है हमारे पास। हम ऐसे बताते हैं इनम। इनम डेटा टाइप है डेज, देन मंडे, सॉरी ट्यूसडे, ये डेटा टाइप हो गई। हमारे पास बूल हो गया, बूल बताया। रून्स का बता दे। रून्स, रून्स ये क्या चीज़ है? सॉरी, रून्स क्या चीज़ है हादी? रून्स, आई आई थिंक मुझे रून्स नहीं पता। इज विंटर फॉल्स, ठीक है। और हमारे पास क्या है? बिग, बिग एंड, बिग एंड नहीं होता हमारे पास। हमारे पास आई थिंक लॉन्ग, लॉन्ग टाइप की कोई डेटा टाइप्स होती हैं। लेकिन मेजोरिटी जो यूज होती है वो यही सारी होती है। नम बहुत कभी कभी यूज होती है, ठीक है। बूल यूज होगी, डबल होगी, इंट होगी, स्ट्रिंग होगी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाता हूँ। डार्ट की डेटा का मैंने देखा था। डार्ट डेटा टाइप व्यूज, लेट्स सी व्हाट व्यूज इज। आर यू इंजीनियर रिपेयरिंग यूनिकोड पॉइंट? अच्छा नाइस। अच्छा मुझे नहीं पता, क्योंकि आई थिंक मैंने आज तक कभी शायद यूज नहीं करी, इसलिए मुझे पता भी नहीं है। हो ये हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो। आई नो व्हाट इट इज। हाँ ओके, यूनिक कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंटीजर होता है, ठीक है, सही है। ये र्यून मैंने एक्चुअली कभी यूज़ नहीं करा, और
आई थिंक कभी यूज होगा भी नहीं, अगर आप लोग करोगे वो आप लोगों के ऊपर है। तो बेसिक बेसिक फिलहाल देख लेते हैं, इससे इससे ज़्यादा को फिलहाल फोकस नहीं करते, कोशिश करते हैं बेसिक बेसिक को कवर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता यूज करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब स्ट्रिंग एक और चीज़ होती है ये, अब मुझे कोई बताएगा कि ये क्या होने वाला है इससे, ये क्वेश्चन मार्क क्यों डाला है मैंने? नल सेफ्टी। हाँ, नल सेफ्टी तो है, लेकिन नल सेफ्टी से क्या मतलब है, थोड़ा सा आप डिफाइन करो। नलेबल होगा टूल, हाँ बिल्कुल सही है, नलेबल है, बिल्कुल ठीक बात है। नल चेक, ठीक है। इसको इनिशियलाइज नहीं करा हुआ। हाँ, इनिशियलाइज नहीं करा हुआ, ओके ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं एक वेरिएबल बनाता है इस तरह स्ट्रिंग नेम, और मैं ऐसे करता तो कोई एरर आता अगर मैं ऐसे लिखता तो? अगर हम इसको बाद में यूज करते हैं ना तो वो नल पॉइंटर का शायद आ जाता है रन टाइम पे जो एरर आता है। एक्चुअली जो नलेबल या नल सेफ्टी का फायदा है वो मैं एक बताना भूल गया आपको, कि नल सेफ्टी बनाने की वजह ये थी कि रन टाइम पे जो आपने बोला ना उसको खत्म करके कंपाइल टाइम या जब आप कोड कर रहे होते हो उसी वक्त पता लग जाता है, तो ये एक बेनिफिट था। अब ये देखो मैंने करा ना, मुझे एरर दे देगा कि इनिशियलाइज नहीं हुआ हुआ, और सॉरी, ठीक है ये लो। अब ये इसको एरर देना चाहिए अगर ये नल सेफ्टी पे होगा। डार्ट पैड, मुझे याद नहीं आ रहा डार्ट पैड कैसे नल सेफ्टी पे जाता था। हाइड वीडियो पैनल, डब्ल्यू नेम इज इन यूज, बस इसमें ये है कि अगर यार लेट्स गेट टू एंड्रॉइड स्टूडियो, वहाँ पे जाके चेक करते हैं इसको। खैर डेटा टाइप्स हमने पढ़ लिए और हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो भी देख लेते हैं, तब तक मैं आपको नल सेफ्टी वाली एरर्स भी बता देता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लासेस से रिलेटेड, पैरामीटर से रिलेटेड, वो भी देख लेंगे, ठीक है। sorry, ओके हमारे पास ये आ गया बेसिक सा कोड, ठीक है। और डिवाइस मैनेजर हटा देंगे। अच्छा ये रही हमारे पास नेम। अब वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो कि ये बेसिकली नल सेफ्टी पे एनवायरनमेंट, तो ये एरर देगा मुझे कि आपने उसको इनिशियलाइज नहीं करा। बेसिकली कंपाइल टाइम पे आपको एरर दे रहा है, एनालाइजर आपको एरर देगा कि भाई ये चीज़ इनिशियलाइज नहीं हुई हुई, जबकि ये आपने डिफाइन करी है कि ये नॉन नलेबल वेरिएबल है, ठीक है। क्या लगता है एनालाइजर सो गए सब तो? हाँ ये एनालाइज हो रहा है सर, एनालाइज होने दे, एनालाइजर चल जाएगा इसको, फिर मोस्ट प्रॉब्ली एक एरर देना चाहिए कि ये वो नहीं हुआ हुआ, इनिशियलाइज नहीं हुआ हुआ। नहीं हाँ दे दो। चलिए अब एरर क्या दे रहा है देखते हैं। ये फॉर्म स्कीमा, ओह ओके ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी, कैन यू प्लीज स्ट्रिंग नेम। अच्छा जी मैं रिपीट कर सकता हूँ, मुझे पहले जरा ये देखने दीजिएगा। ओके अच्छा एक मिनट दीजिएगा मुझे जरा। विद स्क्रीन, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्योंकि चैट पे किसी ने लिखा है प्लीज शेयर योर स्क्रीन, प्लीज यूज द चैट टू आंसर एनी क्वेश्चन। अच्छा आप मुझे बोल रहे हो कि मैं चैट पे क्वेश्चन आंसर करूं, ओके ठीक है कोई इशू नहीं। नेम कैन नॉट बी नल, ठीक है, हाँ नेम कैन बी नल, ठीक है। बेसिकली जो वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं होते उनको मतलब जो आपने नलेबल डिक्लेयर नहीं करे, आपको वो एरर उस पर दे देगा कि ये चीज आपने अभी तक मतलब डिक्लेयर करी हुई है लेकिन आपने इसकी कोई वैल्यू नहीं दी। तो ये अब देखते हैं, हाँ मेरे ख्याल में अब सही हो गया। देखिए ये बोल रहे हैं नॉन नलेबल इंस्टेंस फील्ड नेम मस्ट बी इनिशियलाइज, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नल सेफ्टी के इन्वायरमेंट पे, तो इसलिए वो बता रहा है कि भाई आपका जो नेम है आपने वेरिएबल तो बनाया लेकिन वो इनिशियलाइज होना चाहिए। तो नल सेफ्टी का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको कोड लिखते वक्त ही पता होता है क्या चीज नल है क्या चीज नल नहीं है, ठीक है। अब अगर लेट से कि
आपको कोई चीज है, इसका फायदा ये है कि भाई आप इन फ्यूचर जब मैं इसको, ये नॉन नलेबल है, ठीक है, ये नॉन नलेबल है, इसकी स्क्रीन इज नॉट चेंजिंग। सर आप कौन सी स्क्रीन यूज कर रहे हो? फिलहाल डार्ट पे शो हो रहा है। ओके, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर देता हूँ। ओके, अच्छा 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 अच्छा, इसमें ऑल स्क्रीन शेयर होने का ऑप्शन नहीं है। वाह, ऐसा क्यों? मैं सारी स्क्रीन शेयर भी नहीं कर सकता। सॉरी, आई थिंक स्क्रीन तक नहीं हुई मेरे पास। क्रोम शेयर हुआ हुआ था मेरे पास। सारी स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, ऑल स्क्रीन का जो होता है बेसिकली। ऑप्शन, हाँ ऑप्शन तो होता है, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहा मेरे पास। मेरे पास सिर्फ, चलो खैर मैं एंड्रॉइड स्टूडियो शेयर। वालेकुम स्क्रीन शेयर सलाम। पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लेफ्ट टॉप के ऊपर ऑप्शन आएगा स्क्रीन शेयर का। देन इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी होल स्क्रीन शेयर हो जाएगी और टॉप बार भी आएगी। नहीं, मेरे पास 3 ऑप्शन है, बेसिक, एडवांस और फाइल्स। और बेसिक के अंदर व्हाइट बोर्ड है और 3 स्पेसिफिक स्क्रीन है जो मैं शेयर। अच्छा, एक साथ मैं मल्टीपल, ओके ओके, 1 मिनट रुकिएगा, मैं मल्टीपल स्क्रीन भी शेयर कर सकता हूँ आई थिंक। एडवांस में जाके अब चेक करें, आपके पास एडवांस में भी ऑप्शन आ रहा होगा। यस, आ रहा है। मैंने अब 3 स्क्रीन शेयर करी है, एडवांस में मेरे पास है। अच्छा नहीं, मेरे को एडवांस में नहीं, खैर मैंने फिलहाल तीनों स्क्रीन शेयर कर दी हैं। आप लोगों को मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो दिख रहा जी। है? आप सबको एंड्रॉइड स्टूडियो दिख रहा है ना? अब तो कोई इशू नहीं है। ओके ओके, थैंक यू, कूल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, ठीक है। सॉरी, मैं बता रहा था और उस वक्त स्क्रीन शेयर नहीं होती, मुझे पता नहीं था, सॉरी। अब आप लोग देखें, मैंने सेम वही कोड यहाँ लिखा है। डार्ट पैड का एनवायरनमेंट नॉन नलेबल पे हुआ होगा, इसको चेंज किया जा सकता है। अभी मुझे ये याद नहीं आ रहा है कैसे चेंज होगा। अ, फिलहाल इसको छोड़ते हैं, हम यहाँ चलते हैं। यहाँ पे देख लें, आपके पास सेम मैंने और वही वो चीज लिखी है। लेट लेट यूज कर सकते हैं शायद ना। हाँ, वो सारी चीजें मैं बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया। लेट है, क्वेश्चन मार्क है, लेट और क्वेश्चन मार्क हैं, 2 चीजें आप यूज कर सकते हो। लेट क्या होता है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले आप ये नल सेफ्टी देख लो। अब ये एरर जो दे रहा है, आप लोगों को एरर नजर आ रहा है? इसमें बोल रहा है नॉन नलेबल इंस्टेंस फील्ड नेम मस्ट बी इनिशियलाइज। मैं आप लोगों को इस टाइम, आप लोग बाकी सब चीजें इग्नोर कर दो, सिर्फ इस वेरिएबल पे फोकस करना। ये बता रहा है कि ये जो नेम है ना, ये एक नॉन नलेबल फील्ड है, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग टाइप दी है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ऑब्जेक्ट से 2 टाइप निकलती हैं, एक क्वेश्चन मार्क वाली निकलती है और एक विदाउट क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के अंदर अब ये एरर गायब हो गया, क्योंकि अब मैंने इसको बोल दिया कि भाई ये एक नलेबल फील्ड है। तो जब क्लास मेरी माई ऐप का विजेट या मेरी कोई भी क्लास बनेगी, तो ये नल इनिशियली बनेगी और उसको कोई इशू नहीं, क्योंकि मैंने उसको बोला हुआ भाई क्वेश्चन मार्क है, नलेबल हो सकता है, मुझे कोई इशू नहीं। जब मैं इसको ये करूंगा तो आई गेस किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क रिपीट करने हैं, मोहम्मद वलीद। आपको आंसर मिल गया, समझ आ गया क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब था? ओके कूल, थैंक यू। अच्छा, आप, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। हमने डार्ट की बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं। डार्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो भी बताता हूँ मैं। अच्छा, अब मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बेसिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होता है। अगर आप लोगों ने जावा सी शार्प करे होंगे तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। अब हमारे एक डेटा टाइप होती है वार। अब आप मुझे बताओ ये डेटा टाइप क्या है? ये डेटा टाइप, और किसी का माइक खुला हुआ है यार, अगर आप माइंड ना करो तो माइक बंद कर देना प्लीज, थैंक यू। और आप लोग मुझे ये बता दो कि ये, सॉरी, वार डेटा टाइप जो है रैंडम फॉर एनी डेटा टाइप, ठीक है। रैंडम, रैंडम, हाँ ठीक है, रैंडम भी हो सकती है। इट इंक्लूड एवरी डेटा टाइप, ठीक है, एनी डेटा टाइप, बिल्कुल सही है। यानी कि ये रन टाइम के ऊपर जज कर लेगा कि मेरी क्या डेटा टाइप है, ठीक है। लेकिन इसकी एक खास बात ये है, बल्कि नहीं, आई थिंक इसको मैं रीअसाइन कर सकता हूँ, देखते हैं। ये एरर नहीं देगा क्योंकि, अच्छा दे रहा है, हाँ ठीक है। एक दफ़ा उसने स्ट्रिंग जज कर लिया तो कि भाई ये जो वेरिएबल मैंने बनाया था स्ट्रिंग डेटा टाइप का था, इट कैन बी
हाँ ठीक है, ओके कूल, ठीक है, ओके थैंक यू वली। अ, ये स्ट्रिंग बन चुका है। अब ये वेरिएबल को मैं ये नहीं असाइन कर सकता, इसको मैं सिर्फ स्ट्रिंग ही दे सकता हूँ। इसी तरह सेम जाएंगे var एंड सॉरी एज इक्वल्स टू 22.10। अब एक और चीज़ चेक करते हैं कि क्या ये इंटीजर लेगा। होपफुली ले लेगा, क्योंकि क्या हुआ यार, हाँ क्योंकि इसने इसको अगर डबल डिक्लेयर किया होगा, आई थिंक इसने इसको डबल डिक्लेयर किया होगा। हाँ ये डॉक्यूमेंटेशन इसकी बड़ी मज़ेदार होती है, देखते हैं। हाँ ये रही, इसने इसको डबल चेक किया है, और इसलिए मैं इसको 10 भी असाइन कर सकता हूँ। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे पास। हमारे पास एक कीवर्ड होता है फाइनल और एक कीवर्ड होता है कॉन्स्ट। आप इन दोनों का फर्क बता सकते हैं कोई? इन दोनों का फर्क क्या है? किसी को भी नहीं पता फाइनल और कॉन्स्ट का फर्क? फाइनल मीन्स इट विल नॉट चेंज ड्यूरिंग कोड, ओके ठीक है। बट डस कोड कॉन्स्ट मीन्स ऑन बाई सेम थिंग, ओके ठीक है, देखते हैं। और किसी को पता है? अगर नहीं पता तो आप लिख दो, नहीं पता कोई इशू नहीं है, हम लोग यहाँ सब सीख रहे हैं। कॉन्स्ट विल चेंज ड्यूरिंग कोड, ओके दैट्स कूल, अफान सही है, बिल्कुल ठीक है। और किसी को पता है? गूगल कर लो, गूगल करने में कौन सा टाइम लगता है, कोई इशू नहीं है यार, हम सब यहाँ सीख ही रहे हैं। कॉन्स्ट विल चेंज, अच्छा ठीक है, बिल्कुल नहीं पता, ओके 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 कोई इशू नहीं। देखो भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि कॉन्स्ट, सॉरी कीवर्ड है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ है जो मुझे कोड टाइम, यानी जब मैं कोड लिख रहा हूँ, फाइनल यूज टू डिनोट कॉन्स्टेंट्स, नॉट काइंड ऑफ कह सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट का मतलब है कि कॉन्स्ट और फाइनल दोनों को बता रहा हूँ। कॉन्स्ट का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो हमें पता है कॉन्स्ट ही रहेंगी, और इसकी प्राइम एग्जांपल जो हर कोई देता है वो पाई की होती है। कॉन्स्ट डबल पाई, सॉरी पाई 3.1412, नहीं सॉरी 7, इसी तरह की कुछ है। आई डोंट नो अभी क्या एरर दे रहा है, कोई एरर नहीं दे रहा, ठीक है। अब ये जो है ना, इसका सिर्फ इशू ये है कि अब अगर मैं पाई को रीडिफाइन करने की कोशिश करूंगा ना, थ्री तो ये वैसी एरर दे रहा है, उसने वैसे ही बता दिया कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? अब यहाँ बता, कांस्टेंट वेरिएबल कैन नॉट बी असाइंड अ वैल्यू। वो बोल रहा है कि जो असाइनमेंट हमने करने की कोशिश करी है उसे री असाइनमेंट, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक कॉन्स्ट वेरिएबल है। कॉन्स्ट वेरिएबल जो होता है ना, वो कोड टाइम के ऊपर डिक्लेयर किया जाता है। यानी अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये रन टाइम पे भी चेंज नहीं होगा और ये हमारे पूरे इन्वायरमेंट में सेम ही रहेगा। जबकि जो फाइनल वेरिएबल होते हैं ना, फाइनल वेरिएबल भी इनिशियलाइज होते हैं कोड करते वक्त भी और रन टाइम पे भी। अब वो कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। फाइनल, अगर मैं कोई डेटा टाइप नहीं दूंगा ना माई एज, तब भी ये समझ जाएगा क्या है। अब मैं देखो इसको अपनी एज दे देता हूँ 23, ठीक है। आओ देखते हैं, इसको भी अगर मैं असाइनमेंट करने की कोशिश करूंगा ना तो भी ये एरर देगा। हाँ इसको भी एरर देगा। तो फाइनल वेरिएबल कैन ओनली बी सेट वंस। अब इसने जो बात बोली है वो थोड़ी सी अलग है। उसने बोली कि ये सिर्फ एक दफा ही सेट हो सकता है। अब एक दफा सेट होना क्या, फिर फाइनल का काम क्या, फाइनल और कॉन्स्ट अलग कैसे हैं, वो मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। जब आप कोडिंग, मतलब जब आप ऐप बना रहे होते हो ना, तब आप यूजली डेटा, मतलब आप क्लासेस के ऊपर यूजली काम कर रहे थे। जैसे मैंने एक क्लास बना ली, लेट्स से माई सेल्फ की क्लास बना ली, ठीक है। सॉरी, अब मैंने इसमें फाइनल एज डिफाइन कर दी, सॉरी फाइनल एज। तो जब मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा ना इसका, ये मैं सब समझाऊंगा ये कंस्ट्रक्टर क्लास सब क्या है। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइनल, आप देखो ये फिलहाल कोई एरर नहीं दे रहा है, ये नहीं बोल रहा कि आपने इसको इनिशियलाइज नहीं करा। मैंने इसको इनिशियलाइज करा, मैंने इसको बोला जब ये कंस्ट्रक्टर बनेगा ना, यानी बेसिकली जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये वेरिएबल इनिशियलाइज होगा। यानी कि अब ये रन टाइम पे बात चली गई। जब मैं कोड लिख रहा हूँ रन टाइम पे इस तरह होगा कि लेट्स से मैंने फ्यूचर में एक ऑब्जेक्ट बनाया माई सेल्फ का, तो मैं इसको अब जो एज दूंगा ना, लेट्स से इसको मैं एज दे देता हूँ एक 10 दे दी, सॉरी ओके एक मैंने 10 दे दी। और यार एक मिनट मुझे यार
ठीक है, अब मैंने एक इसको 20 दे दी और सेट टू बोल दिया। ठीक, अब ये आप देखोगे ना, ये फिलहाल तो मैंने कोड में करा है, लेकिन यूजली ये सब चीजें रन टाइम पे हो रही होती हैं, और ये फाइनल वेरिएबल एक ही दफा इनिशिएट होता है, एक ही दफा इंस्टेंस बनेगा तो एक ही दफा बनता है। अब अगर मैं इस पे आगे एज को दोबारा कुछ करने की कोशिश करूंगा ना, तो एरर दे देगा। ये एरर दे देगा कि वो बोलेगा कि भाई ये फाइनल चीज है, एज कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सेटर बिकॉज इट्स फाइनल। वो एक दफा क्लास के साथ बना और बस वो सेट हो गया। इवन देखो मैंने इसको डेटा टाइप नहीं बताई थी, इसको अब पता है कि क्या एज होगी। तो इसी तरह अगर माई सेल सेल्स नंबर 3 माई सेल, अब ये ऑब्जेक्ट्स कैसे बनने हैं ऑब्जेक्ट भी बताता हूँ, सारी चीजें बताऊंगा। अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने फाइनल लिखा है, मैंने कोई डेटा टाइप नहीं दी। ठीक है, मैंने डेटा टाइप नहीं दी। फाइनल के अंदर खासियत होती है कि वो भी सेम वार वाला ही काम करता है, लेकिन बस थोड़ा वार से अलग होता है। वार रीअसाइनेबल होता है, ये रीअसाइन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखो तीन, अब हम थोड़ी सी क्लासेस के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे मैंने जब बात करी थी स्पोर्ट्स की, तो मैंने, मुझे उम्मीद थी कि सबको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी दोबारा गो थ्रू कर रहा हूँ क्लासेस को, ताकि एक बहुत छोटी और आसान सी चीज, एक चीज होती है डार्ट के अंदर, ऑल लैंग्वेजेस में भी होती होगी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरे पास, क्यों नहीं हो रही? मैंने तो मल्टीपल स्क्रीन शेयरिंग करी है। आप में से किसी के पास डार्ट पैड खुला हुआ दिख रहा है? अगर है तो प्लीज चैट में लिख दें, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। ओके, थैंक यू तहसीब, थैंक यू अफान, वलीद, सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, ओके, ठीक है बस, ओके, थैंक यू। अच्छा, अब ये जो है सुहेब भाई आप रीज्वाइन कर लो, तो शायद आपका स्क्रीन शेयर हो जाए। और अच्छा, मैं एक और चीज होती है, बाकी लैंग्वेजेस में भी होती होगी, मुझे आइडिया नहीं है। ओके, मुझे आइडिया नहीं है कि बाकी लैंग्वेज में है या नहीं। वो होती है नेम्ड और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। आप में से किसी को पता है नेम्ड और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? डार्ट में होते हैं, और ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत मजेदार चीज है। तो आप लोगों को अगर पता है तो आप बताओ। नो, ओके, ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या होता है। डार्ट बहुत सिंपल और मजेदार लैंग्वेज है। एक दफा आपको समझ आ जाए कि कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को नहीं पता कोई इशू नहीं, मैं बताऊंगा। डार्ट बहुत आसान है, फ्लटर बहुत आसान है। एक दफा आप लोगों को चीज़ों का डायरेक्शन समझ आ गया, आर्किटेक्चर या मतलब कैसे फ्लो बन रहा है, एक दफा वो समझ आ गया, उसके बाद सब कुछ बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, चलो आओ, अब मैं क्लासेस समझाता हूँ। क्लासेस के अंदर ही मैं आप लोगों को सबसे पहले कोई मुझे बता सकता है कि हम क्लास क्यों बनाते हैं? मतलब एक क्लास, मैंने माई सेल्फ की क्लास क्यों बनाई थी, कोई मुझे बता सकता है? खैर ये तो एग्जाम्पल के लिए थी, लेकिन एक क्लास क्यों बनती है, किसी को पता है? थोड़ा सा आंसर लिख दो कोई भी। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर में हम लोग फॉर ब्लू प्रिंट ऑफ अ प्रोग्राम, बिल्कुल बहुत अच्छा एक्यूरेट आंसर है। ब्लू प्रिंट ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है, ब्लू प्रिंट है, बिल्कुल सही है, सही बोल रहे हो। रीयूजेबिलिटी, ये भी बिल्कुल सही बोला है वलीद भाई, और आपका श्याम, हाँ, इन सब का भी बहुत शुक्रिया। ब्लू प्रिंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। फॉर एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन, हाँ, एब्स्ट्रैक्शन भी कर सकते हो आप लोग। जब भी न्यू ऑब्जेक्ट बनाए तो उसका मेथड रीयूज कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। देखो अब एक सिंपल सी चीज़ है, देखो मैंने अब यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया int शहजाद ये इस पे थोड़ा सा वार्निंग देगा मुझे, क्योंकि मैंने एस कैपिटल, ये कैमल केस फॉलो करता है। कैमल केस होता है कि कैमल केस ही होता है ना, लेट मी कंफर्म। हाँ, एक चीज़ छोटी होती है और फिर दूसरी चीज़ उसके बाद बड़ी होती है। ठीक है, तो इसका जो एस है ना वो छोटा होगा और एज का ए बड़ा होगा, तो ये अब मुझे वार्निंग नहीं देगा। ठीक है, इंट मैंने शहजाद की एज लिखी, ठीक है, ओ तो ठीक है, एक और इंट बनाई रैंडम एज, तो वो हो गई 100, ठीक है, हो गई। अभी रैंडम एज, अब आप देखो, मुझे लेट से आप कोड में, अब आपके पास 100 यूजर्स हैं, तो क्या आप 100 वेरिएबल्स बनाओगे? यूनिफॉर्म करने के लिए चीज़ों को, बिल्कुल सही है। आप इस तरह 100 वेरिएबल्स नहीं बना सकते, हो सकता है 200 यूजर्स हो जाए, तो फिर क्या आपको कैसे पता कि 200? तो इस सब से बचने के लिए आप क्लास डिफाइन करते हो कि भाई अब मैं यहाँ पे मल्टीपल इस तरह वेरिएबल बनाऊंगा, या मैंने एक मीम देखी थी, वो क्या होता है, क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा, इफ ब्ला 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 ब्ला,
डिवाइड बाय 2 और समथिंग लाइक दैट, तो इवन है और ऑड है और फिर उसमें मल्टीपल कंडीशन लिखी हुई थी, 1 है तो ऑड है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए ये क्लासेस वगैरह यूज होती हैं। ठीक है, अब हम क्लास करते हैं, हम बोलेंगे अब हम इसी रीयूजेबिलिटी की, जो रीयूजेबिलिटी वाली बात है वो भी बिल्कुल सही है कि अब एक पर्सन है, हम उसका एक तो पहली बार रीयूजेबिलिटी कर रहे हैं और ब्लूप्रिंट डिफाइन कर रहे हैं। उस पर्सन के पास जो मेजॉरिटी चीज़ें होती हैं वो हम वो उसके पास कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि वॉइड कैन वॉक। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल बेसिक देखो, एक उसके पास फंक्शन होता है कैन वॉक का, और उसके पास कुछ चीज़ होती है जैसे उसकी फाइनल एज, फाइनल स्ट्रिंग नेम, फाइनल और कुछ और कुछ होता है हमारे पास। ठीक है, नहीं होता, फिलहाल 2 चीज़ें। ठीक है, एक फंक्शन है, सही है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो नेम्ड और पोजिशनल आर्गुमेंट्स का फर्क है। अब क्लास आप लोगों को समझ आ गई ना क्यों बनती है। ठीक है, अब हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। इसका कंस्ट्रक्टर बेसिकली वो जो चीज़ होती है वो एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से क्लास का ऑब्जेक्ट बनना शुरू होता है। ठीक है, तो पर्सन बना लेते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, दिस डॉट एज, दिस डॉट नेम। ठीक है, ये एरर हट जाएंगे क्योंकि मैंने इनको इनिशियलाइज करवा दिया। तो अब जब मैं रन टाइम पे करूँगा, अच्छा ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा कोड लिख देता हूँ। इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। आई गेस ये लूप सबको ही पता होगा, बहुत बेसिक सा है। सॉरी, हो गया, सही है, हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अल्लाह भला करे आप लोगों का पर्सन, ओके, पर्सन रन टाइम पर्सन, ये हमारा रन टाइम पर्सन है जो रन टाइम पे काम कर रहा है। अभी क्या काम करेगा, हमने इसको 2 वेरिएबल्स देने हैं। 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, आप यहाँ पे एरर पढ़ो, वो क्या बोल रहा है, इसने खुसूसी चीज पे बोला है 2 पोजिशनल, ये बोला है 2 पोजिशनल आर्गुमेंट्स एक्सपेक्टेड बट 0 फाउंड। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो क्या बोल रहा है, पोजिशनल आर्गुमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है ये बाद में समझते हैं। आई गेस बहुत सारे लोगों को नाम से समझ आ गया होगा पोजिशनल आर्गुमेंट क्या है। भाई अब एज जो है वो मैंने उसको बोल दी आई है, और जो उसका नेम है ना वो है आई टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारे एक रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मैं प्रिंट करता हूँ रन टाइम पर्सन। जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ ना कि रन टाइम पे कैसे वेरिएबल्स बनते हैं। एक और काम कर देता हूँ मैं यहाँ पे छोटा सा, ताकि नेम और एज अलग अलग हो जाए। ठीक है, हाँ करके नहीं यार, एक काम और करते हैं, सॉरी, तो बाद में हाँ ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ ना, तो ये एक ऑब्जेक्ट के जरिए हुआ क्या, तो क्यों नहीं चला, ओह सॉरी, हाँ अब चल जाना चाहिए, सॉरी। हाँ, वो एक्चुअली मैंने आई ग्रेटर देन 5 कर दिया था, तो वो कंडीशन पहले ही खत्म हो गई थी। अब ये बेसिकली उसने रन टाइम पे एक एक पर्सन की क्लास बना ली। ठीक है, वो पर्सन की जो क्लास थी वो, उसमें उसकी एक एज आ गई कि उसका नाम आ गया। फिर दूसरी दफ़ा वो ह्यूमन बना तो उसकी पहली एज आ गई, उसकी पहली एज आ गई नेम। इस तरह हमने मल्टीपल यूजर्स बना लिए जब कोड चल रहा था। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, आप लोग याद होगा तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स लिखा हुआ आ रहा था। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, देखो यहाँ पे जो है ना, एज पहले डिफाइन करी है मैंने और नेम जो है दूसरे नंबर पे। ये बेसिकली मैंने इन वेरिएबल्स की जो इनिशियलाइज करे ना, मैंने इनको एक स्पेसिफिक पोजीशन दे दी। ठीक है, तो अगर मैं वापसी ऊपर कोड पे जाऊँ, पर्सन पर्सन, तो अब जो पहली जगह है ना वहाँ पे एक नंबर मांग रहा है, लेकिन मैंने अगर उसको शहजाद नाम दे दिया और ये किया तो वो एरर देगा। वो एरर देगा द आर्गुमेंट टाइप इंट कैन नॉट बी असाइंड पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग। इंट यानी कि मैंने जो इंट दिया था वो उसने स्ट्रिंग यानी इस जगह पे असाइन करने की कोशिश करी,
और स्ट्रिंग जो है उसने इस जगह साइन करनी है। तो ये होती है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, कि आपने जो पोजीशन इनिशियलाइज करवाई है वही पोजीशन पे आपने वेरिएबल पास कराने होते हैं। यूजली लोग इसको भी यूज करते हैं, बहुत जगहों पे यूज होती है चीज, लेकिन जो इससे ज्यादा बेहतर चीज है जो मुझे पसंद है वो है कि अब ये अब मैंने इनको जो इनिशियलाइज करवाया है ना वो एक कर्ली ब्रेस भी डाल दिया। ठीक है, कर्ली ब्रेस जो होता है वो आपके होते हैं नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है वो भी बताता हूँ। अभी जो फिलहाल एरर दे रहा है ना वो ये है कि आपको, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो बड़ी अच्छा कर रहे होगे, क्योंकि इसमें आपको एक चीज समझ आएगी कि जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड होते हैं। यानी कि जब वो क्लास बनेगी तो वो आर्ग्यूमेंट, वैसे आई थिंक अजान हो रही है तो 2 मिनट अगर मैं रोक लूँ तो ज्यादा बेहतर है। ओके, थैंक यू। अजान हुई थी, मैंने इसलिए माइक म्यूट किया हुआ था जो मुझसे पूछ रहे थे। खैर, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने जो मेन चीज़ बताई थी वो थी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड होते हैं, तो इन्होंने उस वक्त कोई एरर नहीं दिया था। तो अब ये एरर दे रहा है क्योंकि जो नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं वो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो समझ आ जाएगा। नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं ना वो होते हैं
नॉन रिक्वायर्ड, यानी कि वो ऑप्शनल होते हैं। तो इन केस अब ये चीज़ें थी फाइनल, ठीक है, यानी कि हमें याद है कि हमें इनको हर हाल में इंस्टेंशिएट करवाना था। तो अब एरर इसीलिए आया है कि वो बोल रहा है कि भाई ये तो नॉन रिक्वायर्ड बन गए हैं और आपने बोला था कि फाइनल है, तो इंस्टेंशिएट तो अगर ये नहीं हुए तो फिर तो हमारे पास रन टाइम पे पॉइंटर एरर्स आ जाएंगे, जो भी आपने मतलब नल के एरर्स आ जाएंगे। तो इसके दो सोल्यूशन है, एक तो ये कि मैं यहाँ से फाइनल हटा दूँ, ठीक है, अब ये एरर हट जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली अच्छा एरर अगर आएगा तो वो इसलिए आएगा कि मुझे इसे नलेबल करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वही बात है, नॉन नलेबल डिक्लेयर कर दिया तो इंस्टेंशिएट में नल हो गया, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा। अब फाइनल कर देते हैं, ठीक है, वापसी। तो ये एरर आ रहे हैं, सही है, इसको रिजॉल्व करने का जो तरीका है वो अब क्योंकि फाइनल था हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये फाइनल है। अब जो मैंने क्लास बनाई है, जरूरी भाई आपकी हर हाल में कोई ना कोई एज होगी, आपकी को हर हाल में कोई ना कोई नेम होगा, ठीक है। तो मैं एक और आइडिया इसके अंदर डाल देता हूँ। वो आइडिया क्या है, वो आइडिया ये है कि भाई हर बंदे की हॉबी होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बंदे के पास हो सकता है किसी के पास ना हो, ठीक है। तो अब मैंने एक नलेबल चीज डाली है, दैट इज हॉबी, ठीक है। अब ये जो है ये मुझे वैसे भी एरर नहीं दे रहा, लेकिन इसको इंस्टेंशिएट करवाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब क्लास बने तभी ये भी डिक्लेयर हो। अब ये हॉबी है ना, इस पे एरर नहीं आएगा क्योंकि ये नलेबल है। तो जब ये कंस्ट्रक्टर बनेगा ना, तो जरूरी नहीं है कि मैं हॉबी कुछ दूं या ना दूं, वैसे हम अवॉइड करते हैं नल को, लेकिन फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये एरर जो है ना, तो फाइनल की वजह से हमें इसको डिक्लेयर करना होगा। तो इसका एक तरीका होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड कीवर्ड जो है ना, वो बोलता है कि भाई ये जो क्लास तुमने जहाँ पे भी इंस्टेंशिएट करवानी है ना, वहाँ पे ये जो पैरामीटर है ना, ये तो हर हाल में उसको चाहिए। इसी तरह ये भी रिक्वायर्ड कर दिया हमने, ठीक है, ये तो चीज़ हमने रिक्वायर्ड कर दी। कॉमा डाल देंगे, कॉमा से वैसे कोई खास कर पैसे पड़ता नहीं, पड़ेगा क्या फॉर्मेट, आई थिंक फॉर्मेट करने में आसानी रहेगी, हाँ ठीक है। ओके। अब यहाँ पे एक एरर आएगा, 2 मिनट रुक जाए अगर हम, तो आई थिंक वो आ ही रहा है ऑलरेडी। वो बोल रहा है कि द नेम पैरामीटर एज इज रिक्वायर्ड बट देयर इज नो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई जो चीज़ रिक्वायर्ड थी वो तो आपने प्रोवाइड करी ही नहीं। अब यहाँ अगर मैं स्पेस दबाऊँ तो आप देखो आपके पास 3 चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं, ठीक है। ये इंटेलिजेंस होता है, मतलब सजेशन दे रहा है मुझे। तो इसको कैसे हम गेन करते हैं, यूजली हर जैसे VS कोड है और एंड्रॉइड स्टूडियो एडिटर्स हैं, इनके अंदर होता है कंट्रोल दबा के स्पेस। तो ये आपको बता देता है, सजेशन देता है कि यहाँ क्या क्या आ सकता है। ये होते हैं बेसिकली नेम्ड आर्ग्यूमेंट, यानी पहले उस आर्ग्यूमेंट का नेम डिफाइन किया, जो नेम यहाँ क्लास में डिफाइन किया था और यहाँ पे डिफाइन किया था, वही मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैंने उसको यहाँ पे उसकी वैल्यू देनी है। ये इसलिए अच्छे होते हैं कि आपको पता होता है भाई आपकी जो वैल्यू जा रही है वो किस लिए जा रही है, लेकिन ये कभी कभी हेक्टिक हो जाते हैं, बहुत लिखे हुए जगह आपको अजीब से लगने लगेंगे कभी कभी, लेकिन यूजुअली जो है मुझे तो अच्छे लगते हैं। खैर आगे चलते हैं। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बात ये कि मैंने पहले देखो, अब मैंने यहाँ पे नेम डिफाइन कर दिया, जबकि पहले यहाँ पे जो डिक्लेयर हुआ हुआ था एज हुई हुई थी, ठीक है। तो ये होते हैं बेसिकली नेम्ड आर्गुमेंट का फायदा, कि आप कहीं भी इनको डिक्लेयर कर सकते हो, इससे पोजीशन मैटर नहीं करती, ठीक है। तो पहले मैंने देखो नेम बता दिया, अब एज मैं बता देता हूँ। एज लेट से मेरी 20 है, ठीक है, लिख दी बस मैंने, ठीक है। और अब है हॉबी। अभी जो हॉबी है, हॉबी जो है ना वो थी नलेबल। अगर मैं इसको नहीं भी डिफाइन करूंगा ना, ये एरर नहीं देगा मुझे, ठीक है। लेकिन अगर मैं फिलहाल एज को हटा दूं तो एरर दे देगा, बोलेगा कि भाई वो रिक्वायर्ड चीज थी, तो अब ये रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है। तो अब आप हॉबी को देखो, हॉबी को मैंने कर दिया नल कर दूं, बाय डिफॉल्ट भी नल है, नल कर दिया मैंने, उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये मेरे ख्याल में, आपका क्या ख्याल है, आगे हम लोग और करें या यहाँ यहीं तक ठीक है, मैं थोड़ा सा फ्लटर वगैरह करूँ? मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से तो आई थिंक बहुत हुआ। क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, ओपन माइक क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। क्या ख्याल है, क्योंकि ये बहुत सारी नॉलेज है, एक दिन में डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा। आप लोग बताओ। हम्म, फ्लटर, ओके ठीक है, फ्लटर पे चलते हैं, सही है। और किसी का कोई यस इन प्रोग्रामिंग, ठीक है, फ्लटर, ओ नाइस, ओके, इतना एंथुसियास्टिक फॉर फ्लटर, कूल, ठीक है। यानी आप लोगों को फ्लटर देखना है,
ओके, हमजा भाई को भी फ्लटर देखना है, शोएब को भी, सबको फ्लटर देना है। चलो ठीक है, अब फ्लटर पे चलते हैं। फ्लटर में फ्लटर के बारे में बताऊंगा बाद में, पहले करके दिखाता हूँ थोड़ा सा क्या कर सकते हैं हम फ्लटर से। आई थिंक मुझे क्रोम की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक मुझे क्रोम की ज़रूरत है, क्रोम मैं बंद कर देता हूँ। आई हैव अ क्वेश्चन सर, कुछ जगह पे हम विजिट बनाते हैं, कुछ जगह पे क्लास। अच्छा, ये मैं देखूंगा। मैं फिलहाल फ्लटर के बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐसी डिज़ाइन विज़ाइन करके दिखाऊंगा ताकि थोड़ा मज़ा आए। और क्वेश्चन हादी, क्वेश्चन जो है आप पूछ लें, क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन जो है वो पूछ लें ताकि मैं क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड कांस्टेंट। अच्छा, ओके, मैं दोबारा बता दूं आपसे, दैट कैन फाइंड मेन डिफरेंस। ओके, एपीआई कॉल करवाना मॉडल बना के सही रहता है या डायरेक्ट? एपीआई कॉल करवाना मॉडल बना के, ये बहुत ज़्यादा आगे का क्वेश्चन है। और मैं समझ नहीं पाया कि एपीआई का मॉडल कौन सा मॉडल। एपीआई का आप जो एपीआई का मॉडल डिक्लेयर करते हो, एपीआई क्लाइंट बनाते हो, उसकी बात कर रहे हो जेसन? हाँ, मॉडल बनाने से बड़ा फ़ायदा होता है। मॉडल बनाए बिना कीज में गलती हो गई तो बड़ा इशू हो सकता है। मॉडल बहुत मज़ेदार चीज़ है, मॉडल ज़्यादा सही है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं किसी को इन्फोर्स नहीं कर रहा कि भाई आप भी मॉडल बनाओ, ये बहुत आगे की चीज़ है। बहुत सारे लोग अच्छा हाँ, ये बहुत आगे की चीज़ है। सॉरी आप लोग अगर ना समझ पाओ, मैं आगे जाके दिखाऊंगा। मैं मोस्ट प्रॉब्ली जब मेरा इरादा है कि मैं आप लोगों को एपीआई एटलीस्ट इंटीग्रेट करके दिखाऊँ। ये एम वी वी एम ओके। इस अच्छा, मैं मेरे पास 3-4 क्वेश्चन है। सबसे पहले फाइनल और कांस्टेंट का फ़र्क बता देता हूँ। फाइनल कांस्टेंट का मैंने अभी फ़र्क बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ, एक मिनट भाई। फाइनल और कांस्टेंट का बहुत सिंपल सा फ़र्क है, देखें। अब कुछ चीज़ें होती हैं जैसे पाई की वैल्यू, मैथ्स के अंदर पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। एक तो मैं यहाँ बाहर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। स्कोप्स भी स्कोप्स पता है, चलो बाद में उससे पहले समझा देता हूँ। कॉन्स पाई 3.142, ठीक है, ये मैंने पाई की वैल्यू डिक्लेयर कर दी, ठीक है। अब अगर मैं इस पाई की वैल्यू को रीअसाइन करने की कोशिश करता हूँ, लेट से कुछ भी, तो मुझे एरर दे रहा है। एरर है कांस्टेंट वेरिएबल कैन नॉट बी असाइंड अ वैल्यू। वो बेसिकली बोलना चाह रहा है कि कांस्टेंट वेरिएबल जो बनाए हैं ना आपने, वो उनको दोबारा वैल्यू नहीं असाइन हो सकती, ठीक है। जबकि अगर मैं इसको फाइनल कर देता हूँ, लेट से मैंने इसको फाइनल कर दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है इसको अंदर ले आओ, क्या बोल रहा है? अबे यार, ठीक है, हाँ। अच्छा, ये वार्निंग है, इसको इग्नोर करिएगा। ये वार्निंग क्यों आ रही है, ये हम जब फ्लटर में डिटेल में जाएंगे, कल जाएंगे फ्लटर में इंशाल्लाह डिटेल में, तभी बताऊंगा ये वार्निंग क्यों है और हम इसको कैसे अवॉइड करेंगे और क्या फ़ायदे हैं क्या बुराई है। ठीक है, अभी मैंने फाइनल पाई करी। अब जब मैं इसको पाई को रीडिक्लेयर करूंगा तो क्या होगा? ओह, ये तो दोबारा डिक्लेयर नहीं हुई। क्या ख्याल है क्यों नहीं हुई दोबारा? मैं इसको क्यों नहीं असाइन कर सकता, कोई बताएगा? मैंने वैसे पूरा एक्सप्लेन करा है कि फाइनल को हम दोबारा क्यों असाइन नहीं कर सकते, और फाइनल और कॉन्स्टेंट में क्या फ़र्क है। तो आई गेस किसी और को पता है तो वो बताए। आई थिंक अगर कोई माइक खोल के थोड़ा सा एक्सप्लेन करे तो ज़्यादा मजेदार रहेगा। किसी को बहुत अच्छी नॉलेज है फाइनल की तो वो प्लीज दे हैव द स्टेज, माइक अनम्यूट करके थोड़ा सा बता दें फाइनल क्या होता है। तो सब सो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सिद्धार्थ भाई, अस्सलाम। जब आपने एक्सप्लेन किया तो शायद मेरा इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया था, तो मैंने आपकी फाइनल कांस्टेंट की बात नहीं सुन सकी। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो मुझे जो उसमें कन्फ्यूजन थी वो ये थी कि फाइनल और कांस्टेंट तकरीबन सेम काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें फ़र्क ये होता है कोई कंपाइल टाइम में या रन टाइम का कोई इनका इशू होता है कि फाइनल जो हम सेट करते हैं वो दोबारा हम उसको वैल्यू नहीं दे सकते, वो एक ही बार सेट हो जाता है। लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं वो कंपाइल टाइम में वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाती हैं, जिससे हमारी प्रोग्राम की एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है।
मैंने ये पढ़ा है लेकिन मुझे आ, कंफ्यूजन है, तभी पूछा मैंने आपसे। ओके ठीक है, बिल्कुल सही है, मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल आपने पढ़ा तो बिल्कुल सही है। फाइनल जो होते हैं वो बेसिकली रन टाइम पे डिक्लेयर होते हैं, रन टाइम पे फाइनलाइज हो जाते हैं और वो दोबारा सेट नहीं होते। अभी जो मैंने एग्जांपल दी है इसमें तो मैंने आपको अभी लिखते हुए कोड में लिख दिया और ये दोबारा सेट नहीं होगा, और मैंने इसकी मतलब पूरी डिटेल दी थी। तो अगर मैं देखूं तो मैं इसको दोबारा नहीं सेट कर सकता, क्योंकि वो बोल रहा है कि फाइनल जो होते हैं एक ही दफा सेट होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं, कॉन्स्टेंट्स और फाइनल का मेजर फर्क ये है कि कॉन्स जो चीज है ना वो एक दफा जब डिक्लेयर हो गई तो वो ना कंपाइल टाइम पे होगी चेंज, ना वो रन टाइम पे होगी, किसी भी तरह वो चेंज नहीं हो सकती। उसका मकसद ही कांस्टेंट रहना है, वो मतलब फ्रीज हो गई है कि वो चेंज नहीं होगी। फाइनल का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई फाइनल जो है, अब जैसे मैंने क्लास बनाई पर्सन की, उसमें मैंने एक फाइनल वेरिएबल रख दिया माई एंड माई, इफ यू ट्राई टू सेट द सेम वैल्यू, कि नहीं होगी वो, रीअसाइनमेंट अलाउ ही नहीं करेगा। अच्छा ये अच्छा सवाल है, मुझे भी क्यूरियोसिटी हो गई अचानक से, दोबारा देख लेते हैं। 3.142 वैसे होगी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि वो इक्वल टू कोई बियर नहीं कर पाता। सॉरी, देखो वो नहीं हो रही, ठीक है, वो किसी भी हाल में वो खुश नहीं है, ठीक है, कि वो बने, ठीक है। अब ये माई एज हो गई। अभी तो फाइनल वेरिएबल है ना, ये बेसिकली बोलता है कि यार ये जो भी वेरिएबल है इसको वैल्यू चाहिए। अब चाहे नल दो, कुछ भी दो, लेकिन दो, वो मांगता है। अगर मैं इसको ये कर दूं, ये मुझे बोलेगा कि भाई कुछ भी करो इसको वैल्यू दो, तो मुझे इसको मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह नल देनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो फाइनल जो होते हैं ना रन टाइम पे बनते हैं। अब वो मुझे बोल रहा है कि भाई वैल्यूज तो चाहिए, तो मैं क्या इसका एक कंस्ट्रक्टर बना दूंगा, ठीक है। एक सिंपल सा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब ये कंस्ट्रक्टर की वजह से एरर कैसे हटा? एरर इसलिए हटा कि भाई इस वेरिएबल को एक गारंटी मिल गई है कि जब भी ये क्लास बनेगी ना, इस क्लास को ये वेरिएबल हर हाल में मिलेगा, तो रन टाइम पे ये चीज डिक्लेयर हो जाएगी। रन टाइम पे इसकी वैल्यू इसकी गायब नहीं होगी। यानी कि मैंने अभी लेट्स सी यहाँ पे पर्सन मायने माई माई पर्सन इक्वल टू पर्सन बनाने की अगर कोशिश करूंगा तो मुझे एरर देगा कि भाई यहाँ पे वैल्यू डालो। कोई वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो ये सीन है, सॉरी, ठीक है। अब आपको समझ आ गया फाइनल और कॉन्स में क्या फर्क है? आई गेस आ गया होगा। और किसी का अच्छा और भी सवाल है, मैं वो भी बताता हूँ। रिकॉर्ड होगी पूरा बोलना, ओके। ओके ठीक है। प्लीज टेल सम प्री रिक्विजिट्स फॉर टुमारो। एक मिनट रुकिएगा, मैं चैट पढ़ लूँ। प्लीज टेल सम प्री रिक्विजिट्स फॉर टुमारो क्लास फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मैं ये क्योंकि मैंने ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप का मेन मकसद ये है कि हम लोग जो है आउट ऑफ द कोर्स क्वेरीज वहाँ पे कर लें, इन्वायरमेंट सेटअप के इशूज, ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए ग्रुप बनवाया था ताकि हम ये सारी चीज़ें वहाँ भी कर सकें, ताकि सबको आसानी हो जाए। प्री रिक्विजिट पे बताऊंगा। अब मुझे जरा से और क्वेश्चन पढ़ने दें। इस प्रोडक्ट क्रॉस प्लेटफॉर्म या क्रॉस प्लेटफॉर्म हाइब्रिड का एक मेजर फर्क है। एक चीज होती है हाइब्रिड और एक चीज होती है हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और डेवलपर लिख दिया, सॉरी। और एक चीज होती है क्रॉस प्लेटफॉर्म। अब जहां तक मुझे याद है, हाइब्रिड बेसिकली होती है that combines a set of native programming and HTML5 mobile app development to build a hybrid where developers write core of application as an HTML5 mobile and then place the native wrapper around it. तो basically जो हाइब्रिड है ना वो क्या कर रहा है, वो काइंड ऑफ वेब व्यू को इम्प्लीमेंट कर रहा है। जो जैसे यहाँ लिखा हुआ जो मुझे समझ आया है, ये दो मेजर फर्क होते हैं। वेब व्यू ये होता है कि आप HTML का कोड लिख रहे होते हो या इस तरह की चीज़ों का, जो HTML की लैंग्वेज है इनका कोड लिख रहे होते हो, और वो एक एप्लीकेशन बन के आपके पास सामने आ जाती है, ठीक है। इसकी जो प्राइम एग्जांपल जो है ना वो हमारे पास आयोनिक है। आयोनिक मेजरली जो है ना वो इसीलिए यूज होती है। तो आयोनिक से भी आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो। उसके अंदर आप प्लेटफॉर्म क्रॉस प्लेटफॉर्म, अब यहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ है, वैसे हाइब्रिड भी होता है। अब मैं क्रॉस भी देख लेता हूँ। क्रॉस प्लेटफॉर्म जहाँ तक मुझे याद है वो ये होता है कि आप सिंगल कोड बेस के जरिए मल्टीपल जगहों पे चला सकते हो। इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। approach allows you to build an app compatible with various platforms such as Android, iOS, जो मैंने आपको बताया कि आप मल्टीपल जगहों पे चला सकते हो, क्रॉस प्लेटफॉर्म इसको बोलते हैं, ठीक है। और मॉडल बनता नहीं है, हाँ ओके यार, मॉडल बनाने का एक आसान तरीका होता है ऐप डॉट क्विक, इसके ऊपर अपना जेसन कोड पेस्ट करो यहाँ पे,
ये सिर्फ मैं शोएब को आंसर दे रहा हूँ, ये आप यहाँ पे जेसन कोड पेस्ट करो, यहाँ पे पूरा का पूरा मॉडल बन के आ जाता है, कॉपी पेस्ट कर लो, आसानी हो जाएगी। ठीक है। एमवीवीएम आर्किटेक्चर होता है। अच्छा, उसमें एरर आ जाते हैं ना, तो एरर तो रिजॉल्व करने होते हैं ना, पैसे इसी के तो हैं, कॉपी पेस्ट के पैसे थोड़ी मिलते हैं। अच्छा खैर, ओके, आगे चलते हैं। इसमें एमवीवीएम होता है बेसिकली एक आर्किटेक्चर है, मॉडल व्यू मॉडल। ये आर्किटेक्चर क्या होता है बेसिकली, आप कोड का ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो कि उसमें लॉजिक सेपरेट हो जाती है, मॉडल्स बन जाते हैं, व्यूज अलग हो जाते हैं। अभी फिलहाल आपका जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा ना, मैंने क्या किया ये कोड को देखता हूँ, एक मिनट यार, मैं इसको कंट्रोल दैट करूँ। अच्छा, कहाँ पे लग गया, ओके ठीक है। ठीक है। अब इसमें आपके पास जो बेसिक चीज़ है, आपके पास एक लैब का फोल्डर है जिसके अंदर सारी डार्ट की आपकी फाइल्स होती हैं, सारा का सारा कोड इसमें होता है। अब इसके आर्किटेक्चर्स कैसे हैं, आर्किटेक्चर्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है और बहुत टाइम बाद आपको समझ आती है। एक दफ़ा मेरा मेन मकसद यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाने का तो ये है कि आप लोग एक दफ़ा बेसिक समझ जाओ, एक दफ़ा आप लोग आ जाओ फ्लटर में, करना शुरू हो जाओ, क्वेरीज हो वो मुझसे पूछो, रिजॉल्व करो। वंस आप फ्लटर सीखना शुरू हो गए, 6-8 महीने गुजर गए, फिर डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, आर्किटेक्चर क्या होता है, नलेबल, ये सब चीज़ें बड़ी आसान लगती हैं। इनिशियली से थोड़ी सी स्ट्रगल है, एक दफ़ा सीख गए बहुत आसान है। ठीक है। नल सेफ्टी बताऊं दोबारा या नहीं? मेरे ख्याल में नल सेफ्टी का इशू तो नहीं होना चाहिए। और कल के लिए प्री रिक्विजिट, अच्छा प्री रिक्विजिट्स मेरे हिसाब से पता है क्या है आप लोगों के लिए? मेरे हिसाब से जो कल के लिए प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए ना, वो ये कि आप लोग भाई सबसे पहले एक सिंपल सी चीज़ करो। मैं फ्लटर आप लोग के मैं चैट में भी लिख दूंगा। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, प्री रिक्विजिट होगा एक न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट बनाना। आपका ये कि आप एक फ्लटर प्रोजेक्ट बनाओ, कुछ भी नहीं करो उसको, उसको सिर्फ न्यू करके बनाओ, उसको कोई भी नाम दो, ला ला ठीक है, एक नाम दिया, इसी तरह का एनवायरनमेंट है, सेटअप हो गया, चल गया। ठीक है। वो प्रोजेक्ट क्रिएट होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद आप उसको अपनी फिजिकल डिवाइस पे रन कर लो, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं करो, कुछ नहीं छेड़ो, सिर्फ अपनी मोबाइल डिवाइस कनेक्ट करो। मोबाइल डिवाइस आपकी देखो इस तरह, एक मिनट रुकिएगा, अब हार्ड थोड़ी मैंने कर दी। ठीक है, अब आपकी जो मोबाइल डिवाइस है ना, वो इस जगह ऊपर लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, आई थिंक इस वक्त मेरी भी आनी चाहिए, पता नहीं आ जाएगी। हाँ ये आ गई, देखो आप मेरा मोबाइल इस वक्त कनेक्टेड है, तो इस तरह मोबाइल डिवाइस आपकी लिखी हुई आ जाएगी। बस आपका ये है, और आपने ये प्ले का बटन दबाना ही है। मैं जब कल कोडिंग करूंगा मैं एमुलेटर पे करूंगा। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप डिवाइसेस यूज करो, फिजिकल डिवाइस में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस फील होता है। अपनी उंगली से टच करो, अच्छी फास्ट फील होती है। एमुलेटर मुझे बिल्कुल मदद नहीं करता, मैं एमुलेटर सिर्फ दिखाने के लिए कोड यूज करूंगा। ठीक है, ये मेरे हिसाब से प्रीरिक्विजिट बहुत होंगे। और अगर फिर भी आपको कुछ चाहिए तो आप ये flutter.dev पे जाओ, गेट स्टार्टेड खोलो, गेट स्टार्टेड के अंदर ये हमारे पास गेट स्टार्टेड है। फ्लटर की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन है। अब ये सैम्पल और ट्यूटोरियल में जाओ, फ्लटर गैलरी रनिंग है, फ्लटर गैलरी अब ये यहाँ पे ना कुक बुक्स हैं, कोड लैब्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, इन सबको गो थ्रू करो। इनको आप लोग, अगर आप लोगों के पास बेसिक नॉलेज आप लोग वहां से गेन कर लोगे ना, तो कल जब हम कोडिंग कर रहे होंगे ना, तो आपको मेजॉरिटी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए एक एपीआई बेस्ड हम लोग वेदर एप्लीकेशन बनाएंगे। हम कोशिश करेंगे 4 दिन में, इनिशियल के जो डेज हैं उसमें हम उसको पहले से डिज़ाइन करेंगे, कॉन्स्टेंट डिज़ाइन होंगे। फिर जो मैंने बातें बोली कि रन टाइम पे फाइनल वेरिएबल बनेंगे, ये बनेगा वो बनेगा, वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हम फाइल्स बनाएंगे, फोल्डर स्ट्रक्चर करेंगे, ये सारी मजेदार चीज़ें करेंगे, कॉन्स्टेंट डिफाइन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो होपफुली सबको मज़ा ही आएगा। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन है, तो ये टाइम सारा क्वेश्चन पे, आप लोग क्वेश्चन पूछो, सबसे अच्छी बात होगी क्वेश्चन पूछना। आई गेस सब चले गए हैं। अभी भी आप हैं भी बहुत लोग। डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी इसी तरह रन कर सकते हैं जैसे हम वेब में या मोबाइल में रन करते हैं फिजिकल डिवाइस में।
ये थोड़ा नहीं, difference होता है डेस्कटॉप इसमें। के लिए थोड़ा सा आपको कोड तो यही होगा, कोड का इशू नहीं होगा, आपको थोड़ा एनवायरनमेंट सेटअप में मुश्किलात होंगी। जैसे कि आपको विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करेगा, C++ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डाउनलोड करेगा, ये सारी चीज़ें आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तो विंडोज़ के लिए और लिनक्स और मैक ओएस के लिए ये करना पड़ेगा बस, और आई गेस सब सही। कुछ सेम ही है। ओके, थैंक यू। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? मेरे हिसाब से तो फिलहाल इनफ है, बाकी हम कल ही करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। ओपन टू विल वी कवर स्टेट मैनेजमेंट? या स्टेट मैनेजमेंट 5 दिन में हो नहीं सकती। स्टेट मैनेजमेंट बहुत मुश्किल चीज़ है, मुश्किल तो इनिशियली है लेकिन हो नहीं सकती कवर इतनी जल्दी। मतलब 5 दिन में आपको जो बिल्कुल बिगनर्स हैं वो अगर बेसिक समझ लेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट मैनेजमेंट मैं नहीं कवर करवा पाऊंगा। ये कोर्स सिर्फ बिगनर्स के लिए है, ये सबके लिए है। ये कोर्स सर थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो तो दें। अच्छा, मैं देता हूँ। क्या क्या पढ़ाया है सब बताता हूँ। अच्छा, ये कोर्स सबके लिए है। बिगनर्स विच स्टेट मैनेजमेंट विल यू रिकमेंड? प्रोवाइडर, ब्लॉक और गेटेक्स। यार मैंने तीनों के साथ काम किया हुआ है, प्रोवाइडर, ब्लॉक, गेटेक्स। और ब्लॉक और गेटेक्स मेरी नज़र में सबसे बेस्ट है। गेटेक्स कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में मुझे ब्लॉक ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा ट्रेसेबल है, ट्रैकेबल है, तो मुझे इसलिए ब्लॉक पसंद है। तो अगर ब्लॉक सीख लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और ये कोर्स सबके लिए है, सिर्फ बिगनर्स के लिए नहीं है। हम आगे चलेंगे, होपफुली आप हो सकता है कोई किसी के पास कोई क्वेश्चन हो जो आप लोगों से सीनियर हो तो उसका क्वेश्चन हल हो जाए। और एक्साइटेड फॉर वेदर ऐप। थैंक यू यार, मैं पूरी कोशिश करूंगा हमारी अच्छी सी वेदर ऐप बने। उसमें हम लोकेशन गेट करेंगे आपकी, आपका इनपुट टैक्स भी लेंगे, हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो मतलब कि आप लोकेशन भी डाल सकते हो, आप इनपुट टैक्स भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कोशिश करेंगे। मेरा इरादा था फायर बेस का, लेकिन फायर बेस नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, और बहुत सारे लोगों को नहीं भी समझ आएगा, तो इसलिए फायर बेस को हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। अपने बारे में इंट्रोडक्शन यार, मैं 2019 में मैं फ्लटर डेवलपमेंट सीखना शुरू करी थी। फिर 2020 के अंदर जाके मैंने थोड़े से फ्री जॉब्स करी। एक बाहर के क्लाइंट के उसके लिए काम करा, उसके कोड पे काम करा था। फिर एक इंडियन स्टार्टअप था, उसके लिए काम करा था। सब में फ्री काम किया था, बिकॉज मुझे सिर्फ सीखना था। तो मैंने वहाँ UI लॉजिक सब कुछ सीखा। फिर मैं एक और कंपनी में गया, वहाँ मेरी सबसे पहली पेड जॉब थी। वो इंटर्नशिप थी 3 महीने की। वो करीब 3 महीने बाद छोड़ दी। फिर मैंने एक UK बेस्ड जगह पे काम करा, और फिर मैं सिंगापुर के मेरे क्लाइंट था नॉटलेस नेटवर्क, उनके लिए काम करा है मैंने। और फिर मैं अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। तो काइंड ऑफ मेरे पास 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, और प्रोफेशनल मैं 2 साल बोलूँगा। 3 साल इसलिए क्योंकि मैं सारा जितना सीखा सबको मिला रहा हूँ। 2 साल प्रोफेशनली काम किए हैं, यानी बेसिकली मैंने अर्न करा है फ्लटर से 2 साल में। तो और कुछ पूछना है? ऑन साइट कौन से सॉफ्टवेयर हाउस? ऑन साइट कौन से सॉफ्टवेयर हाउस में? यार ऑन साइट मैंने एक ही में काम किया है। ईसा टेक नाम का एक सॉफ्टवेयर हाउस था, उसमें मैं काम करता था। इंटर्नशिप करी थी 3 महीने की ऑन साइट। और उसमें एक्चुअली ऑन साइट मैं सबको प्रेफर करूंगा कि भाई आप लोग इनिशियल अपने करियर स्टेजेस में ऑन साइट जॉब जरूर करिएगा। ऑन साइट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको इन्वायरमेंट सीखने को मिलता है, डेवलपमेंट सब फ्रंट एंड था उसमें, मैं बताता हूँ। ठीक है, आपको इन्वायरमेंट सीखने को मिलेगा। सबसे पहली तो बात कि भाई टीम में कैसे चलते हैं दूसरे आपके डेवलपर्स, अगर आपकी कोड वो कोड पुश कर रहे हैं गिटअप पे, तो आप कैसे उसके साथ कोड कंपेयर कर सकते हो। ये सारी चीज़ आपको सीखने को मिलती है। सबसे दूसरी बात, आपको प्रेशर हैंडल करना आता है कि भाई आपके ऊपर आपको आप बोला जाता है, एक दिन पहले आपको काम देंगे, बोलेंगे अगले दिन आपको चाहिए, और आपको ऐसा फील होगा नहीं है पॉसिबल, लेकिन करना पड़ता है, जॉब है। ठीक है, तो सिर्फ फ्रंट एंड था। जो मैंने फर्स्ट 2 फ्री जॉब्स करी थी उनके अंदर मैंने सिर्फ फ्रंट एंड मॉडिफाई करा था। लेकिन जो मैंने एक स्पेनिश क्लाइंट के लिए काम करा था बिल्कुल अपने इनिशियल डेज में फ्री में, तो उसके लिए मैंने फ्रंट एंड भी करा था और थोड़ी बहुत लॉजिक्स भी यूज़ करी थी। मैं जब सीख रहा था तब मैंने एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाई थी, तो उसी की थोड़ी बहुत लॉजिक्स, कार्ट का सिस्टम कैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया था वो मैंने उसके लिए इम्प्लीमेंट किया था। तो
इनिशियली ये था, फिर ऑन साइट के अंदर मैंने फ्रंट एंड और लॉजिक दोनों यूज कर दिए, यानी बेसिकली इंटर्नशिप। कैन वी गेट एड टू कार्ड वगैरह? यस, एड टू कार्ड, एड टू फेवरेट, बिल्कुल। कैन वी गेट फ्लटर इंटर्नशिप? यार फ्लटर इंटर्नशिप का गोल नहीं रखो, फ्लटर की फुल टाइम सीनियर डेवलपमेंट का गोल रखो, और जाहिर सी बात है मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती। यार मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ, मैं इतना काम कर रहा हूँ, क्यों नहीं मिल सकती? आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। फ्लटर का अच्छा खासा स्कोप है फिलहाल। जॉब चाहिए बस, इंशाल्लाह बस मेहनत करो यार, मेहनत का फल मिलता है। हार्ड वर्क करोगे, हार्ड वर्क का हमेशा आपको अच्छा फल मिलेगा, हार्ड वर्क कभी ज़ाया नहीं होती। एटलीस्ट कमांड किन चीज़ों पर स्ट्रांग होनी चाहिए यार, एटलीस्ट आपको मसला टैकल करना आना चाहिए। जो आपको बेसिक इंटर्नशिप होती है ना, उसमें आपके जो मेन इशू होगा ना, वो आपको बोलेंगे कि भाई आपके सामने एक छोटे से प्रॉब्लम रख देंगे, कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा कि स्टेट मैनेजमेंट ये वो फलाना, ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत छोटा सा इशू होगा। बोल देंगे लेट्स से, अब वो बोलेंगे भाई एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे आप जा रहे हो और दूसरी स्क्रीन से पीछे वापसी डेटा लाना है, ये बहुत छोटा सा इशू है, तो ये आपको हल करना होगा। तो आपका जो बेसिक लॉजिक है ना, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। इंटर्नशिप आपको ये इससे मिल जाएगी, इससे ज़्यादा पे अगर कोई डिमांड करेगा तो फिर वो इंटर्नशिप नहीं, फिर वो आपको जॉब पे रखना चाह रहा होगा। क्लास रिकॉर्डिंग आई विल, फिर ये है कि क्लास की रिकॉर्डिंग तो आप लोग को GDSC KU की टीम बताएगी कि रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं। ओके, वो कहना है कि मिलेगी। ओके यार, दैट्स गुड, ठीक है। और क्वेश्चन पूछो यार, और किसी ने, तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ क्वेश्चंस के अंदर। इनिशियली इंटर्नशिप करें किसी सॉफ्टवेयर हाउस में या फ्रीलांसिंग करें? या फ्रीलांसिंग इनिशियली नहीं करना, फ्रीलांसिंग इनिशियली करोगे डिसअपॉइंट हो जाओगे, तो बेहतर है पहले सॉफ्टवेयर हाउस में इंटर्नशिप करो। और मेरी सजेशन ये होगी कि इंटर्नशिप से 6 महीने की, मैंने पर्सनली आई थिंक कितना टाइम काम करा है, मैंने पर्सनली लोगों के साथ कोई फेस टू फेस कांटेक्ट के अंदर 1.5 साल तो काम करा ही करा है। अच्छा ये भी बताता हूँ, फ्रीलांसिंग के अलावा हमने काम, तो आप लोग बेसिकली अगर ऑन साइट जॉब इनिशियली करोगे तो बहुत बेहतरीन होगा, फिर जब फ्रीलांसिंग पे जाओगे तो आपको काम आसान लगेगा। इन डायरेक्ट फ्रीलांसिंग पे जाओगे डिसअपॉइंट होगे, फ्रीलांसिंग छोड़ दोगे, जबकि फ्रीलांसिंग बहुत मजेदार चीज़ है, स्ट्रेसफुल है लेकिन मजेदार चीज़ है, तो वो आपको बेनिफिट करेगी। फ्रीलांसिंग के अलावा ऑनलाइन रिमोट जॉब, रिमोट जॉब आपको ट्यूरिंग से मिल जाएगी, इंडीड से मिल जाएगी, आई थिंक एंजल लिस्ट है एक, उससे मिल जाएगी। तो इन सब जगहों पे आपको ऑनलाइन रिमोट जॉब मिल जाएगी सर। बेस्ट लैंग्वेज, और एक लिंक्डइन, लिंक्डइन सबसे अच्छी चीज़ है, उससे भी बोला है सर बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है जिसका मार्केट में बहुत स्कोप भी हो। यार ये सवाल, मैं इस सवाल को कुछ खास वो नहीं दे सकता, कि क्योंकि स्कोप्स बदलते रहते हैं। आपने सुना होगा लोग बहुत बुरा भला PHP को बोलते हैं, लेकिन आप अभी भी जाके देखोगे तो PHP 70% मार्केट को कवर कर ही रहा होता है, या एटलीस्ट 60% को तो कर ही रहा होगा। जो मैंने लेटेस्ट रिकॉर्ड देखा था वो 78% को कवर कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि यार कौन सी लैंग्वेज का स्कोप बहुत है, जिसमें आपकी ग्रिप ज्यादा है, जिसमें आप अपने आप को, मतलब आप काम करो और दूसरे को लगे कि हाँ भाई इस बंदे को काम आता है, समझो उसका स्कोप बहुत है, ठीक है। ये सोच के मत जाना कि यार इस चीज का स्कोप है और उस चीज को बस सीख नहीं पाओगे, चीज को ऐसे सीखो कि आप बैठे बैठे समझ जाओ। सब फ्लेक्सिबल आवर्स नहीं होते, लाइक हाउ कैन वी मैनेज यार फ्लेक्सिबल आवर्स। देखो मार्केट ट्रेंड्स बदल रहे हैं, तो अब सॉफ्टवेयर हाउसेस इतना लेवरेज देते हैं। हाँ ये है, इस बात का मुझे भी थोड़ा सा वो है कि जो बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जैसे कि अब मुझे बाकी का नहीं पता, टेम्पल इन सब का नहीं पता, लेकिन नीसम जिससे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, मैंने उनसे एक दफ़ा कांटेक्ट करा था, मेरी उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने मुझे बोला भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस वगैरह सब अपनी जगह सही है, लेकिन एक ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। तो ये जो यूनिवर्सिटी वाला फैक्टर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो डिग्री मांगते हैं, लेकिन जो छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं वो आपको बेसिक, यानी कि जूनियर डेवलपर को आपको वो एटलीस्ट आई थिंक 50-60,000 80,000 इतनी दे ही देंगे, 50 तो दे ही देंगे, और फ्लेक्सिबल आवर्स भी होते हैं। मतलब वो आपको बोलेंगे आप भाई 5 घंटे ऑफिस में दो, 4 घंटे घर से करो, लेकिन वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, क्योंकि मार्केट ट्रेंड बदल गया। अब किसी को भी, जब से कोरोना आया सबको रिमोट वर्क पसंद आ गया, रिमोट वर्क के बाद से फिर किसी को भी ऑफिस में, भाई सब लोग बोलते हैं कि हमें सुकून से जॉब करनी है, जहाँ पे सुकून का एनवायरनमेंट होगा वो ऑन साइट भी करेंगे और 10 घंटे भी करेंगे, आप सुकून से काम करो। अच्छा, जूनियर डेवलपमेंट की स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए? जूनियर डेवलपर की स्किल्स, मैंने फिर वही बोला कि जूनियर डेवलपर को बेसिक बस प्रॉब्लम्स टैकल करनी आनी चाहिए। ये नहीं मैंने आई थिंक, मुझे याद नहीं किस
किसी बुक में, खैर वो रेफरेंस में भूल गया, मैं बाद में बताऊंगा। जूनियर डेवलपर के पास सिर्फ प्रॉब्लम टैकलिंग आनी चाहिए। अगर वो प्रॉब्लम टैकल नहीं कर पा रहा ना, तो फिर जूनियर डेवलपर कोई आपको ना रखेगा नहीं, सिर्फ ये एक इशू है। सॉफ्टवेयर रिकमेंड करें जहाँ जहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर रिकमेंड, सॉफ्टवेयर सॉरी मैं समझा नहीं सर। पीएचपी चेंज हो गई है, लारावेल पे हो गई है, यानी एडवांस हो रही है लैंग्वेज। हाँ, लारावेल पीएचपी का बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, और आई थिंक मेजोरिटी काम अब लारावेल पे ही हो रहा है। एक बड़ी मजेदार बात आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों को फ्लटर के फुल स्टैक पे जाना हो ना, तो पीएचपी का लारावेल सीख लेना, क्योंकि जो मेजोरिटी क्लाइंट्स जो होंगे ना, अगर फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, मेजोरिटी क्लाइंट्स फ्रीलांसिंग के कोड कैनियन से कोड खरीदते हैं। कोड कैनियन के आप थोड़ी सी रिसर्च करना, आप लोगों के लिए मैं छोड़ दिया। कोड कैनियन से कोड खरीदते हैं, और कोड कैनियन का जो बैकएंड होता है वो सारा लारावेल पे, तो आपको फुल स्टैक पे जॉब मिलना बड़ा आसान हो जाता है उस काम में। ठीक है, सॉफ्टवेयर हाउस रिक्वायरमेंट करें जहाँ जहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यार मैं इस तरह कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस का तो मुझे अंदाजा है कि वो नहीं लेंगे, लेकिन लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे आए दिन आपको अपना थोड़ा सा सर्कल बढ़ाओ, आए दिन आपके पास सजेशन आ रही होगी कि भाई ये सॉफ्टवेयर हाउस हायरिंग कर रहा है, ये कर रहा है। तो इनिशियल डेज में मैंने भी इसी तरह करा था। एक लाहौर से मुझे सॉफ्टवेयर हाउस ने रिमोट पे काम दिया था, इसी तरह मल्टीपल सॉफ्टवेयर हाउसेज ने काम दिया था। सबसे बेस्ट ये है कि आप लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे देखो जो अवेलेबल आपको नज़र आ रहा है कि भाई आप इसके साथ आपकी मेंटेलिटी मैच हो रही है, तो उनके साथ काम करो। बेस्ट ऑप्शन है ये। लिंक्डइन पर रिमोट जॉब होती है यार, लिंक्डइन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आपको वहाँ से जॉब मिल गई तो समझो आप बहुत चैंपियन हो। मुझे नहीं मिली यार आज तक लिंक्डइन पर। सर इफ यू वर्क एज अ डिजाइनर और अ डेवलपर, टोटली डिपेंड करता है। फ्रंट एंड के डेवलपर्स भी होते हैं फ्लटर के, लेकिन फ्रंट एंड के डेवलपर्स होते हैं, आप फ्रंट एंड के डेवलपर के तौर पे काम कर सकते हो। और डिज़ाइनर, अगर आप यूआई यूएक्स की बात कर रहे हो कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के तौर पे काम करना, तो वो एक अलग फील्ड है, और वो भी बड़ी अच्छी फील्ड है, मज़ेदार फील्ड है। पे मैं करंटली रिमोट जॉब ही कर रहा हूँ। ऐसे आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस कि इट्स नॉट गुड आइडिया फॉर न्यूबी। हाँ बिल्कुल यार, जो बनी अकरम, मोहम्मद बनी अकरम भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। रिमोट जॉब इनिशियली नहीं करना, मैं सबको ये सजेशन दे रहा हूँ कि आप लोग ऑन साइट जाके काम करो। बेशक 3 महीने करो, 4 महीने करो, लेकिन इतना टाइम करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रिमोट में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है आपको। अब जैसे मैं अभी एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मुझे जूम पे जितना मैं आपको समझा रहा हूँ ना, अगर मैं ऑन साइट होता तो एक अलग ही मजा आता। मैंने ऑन साइट पढ़ाया था तो मुझे अलग मजा आया था, तो ऑन साइट होता तो और ही मजा आता। बहुत इजीनेस होती, बोर्ड होता है आपके पास, आपका फ्रंट टू फ्रंट कन्वर्जन होता है, फेस टू फेस कन्वर्जन सॉरी हो रहा होता है, तो बहुत मजा आता है। तो इसलिए बेहतर है कि एक बिगनर जो है ना, वो ऑन साइट जॉब करे एटलीस्ट 3 महीने के लिए। 3 महीने की इंटर्नशिप करे, और इंटर्नशिप बड़ी आसानी से मिल जाती है। बस आपके पास इतना स्किल हो कि आप प्रॉब्लम को टैकल कर सको, दैट्स ऑल। इस पे आपको आराम से इंटर्नशिप मिल जाएगी। इससे ज्यादा की आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई। हम्म। और कोई मजेदार सवाल किसी के पास? यार अच्छे सवाल हैं, और किसी के पास कोई मजेदार सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल उसको लगता है पूछना, तो पूछ ले। मेरे पास सारा एक्सपीरियंस तो नहीं, लेकिन जितना है उतने में काफी कुछ सीख सकते हो आप लोग। डॉट नेट का कुछ बता सकते हैं यार? डॉट नेट काफी बड़ी फील्ड है, और बहुत इन डिमांड है अभी भी। बहुत पुरानी है, बहुत स्टेबल है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है अभी। अगर आप काम करोगे, बस लोगों को डॉट नेट से मसला है कि वो बहुत ड्राई कोड हो जाता है सी शार्प का, बस ये इशू है, वरना डॉट नेट बहुत मज़ेदार है। मैंने डॉट नेट पे इनिशियली थोड़ा सा, जो मेरी ऊप बनी है वो मैंने सी शार्प पे डॉट नेट पे ही बनाई है। और मैंने सी शार्प पे विंडोज़ एप्लीकेशन बनाई है। रिसेंटली एक रेस्ट का सर्वर लिखा था, छोटा सा, ऐसे ही सीखने के लिए। मुझे इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहती है कहाँ कस्टम विजिट यूज़ करना है और कहाँ कस्टम क्लास। यार कस्टम विजिट और कस्टम क्लास, कस्टम विजिट और कस्टम क्लास को थोड़ा सा बताओ। कस्टम विजिट का आपका ये मतलब तो नहीं, फंक्शनल विजिट जो बनाते हैं, उसमें सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन ये होती है कि आप फंक्शनल विजिट बनाओ ही नहीं।
आप बनाओगे स्टेटलेस विजेट्स, बेसिकली क्लास वाले विजेट जो होते हैं, स्टेटलेस विजेट जो होते हैं वो बनाओगे, वो सब प्रेफर करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि वो बनाए जाए। तो मुझे एक बहुत टाइम हुआ विजेट्स वाले फंक्शन बनाए हुए। विजेट वाले फंक्शन सिर्फ बहुत छोटे छोटे कामों के लिए हो सकते हैं अगर बनाना चाहो, वरना बड़े कामों के लिए नहीं बनाओ। बट आई वांट टू फिल अलोंग विद गवर्नमेंट जॉब। यार अब मुझे गवर्नमेंट जॉब का वो नहीं पता स्ट्रक्चर के क्या टाइमिंग का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अप्रोच अच्छी है। मेरी सजेशन ये है कि आईटी फील्ड को फॉलो करो। आप देख रहे हो मार्केट ट्रेंड्स कैसे हैं, आईटी में जो भी है कंप्यूटर टेक्निकल स्किल से रिलेटेड जो भी बंदा है वो इस टाइम टॉप पे ही है फिलहाल। जैसे आप देखो क्रिप्टो मतलब वेब की जो मार्केट, वेब 3.0 की जो मार्केट है वो कितनी बड़ी है, मुझे उसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है पहली तो बात, लेकिन मैं भी आप लोगों की तरह नॉवल हाइप देख रहा हूँ, तो वेब 3.0 की बहुत बड़ी हाइप है। और जो भी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है वो सब लोग बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो आप लोगों को सजेशन है कि आईटी फील्ड फॉलो करो, लेकिन सही से फॉलो करो। बहुत लोग होते हैं वो सिर्फ जान छुड़ाते हैं, अच्छा बताता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं वो जान छुड़ाते हैं, वो काम सही से नहीं सीखते, उनको सिर्फ पैसे का शौक होता है, वो इन दी एंड आपको नुकसान करता है, आपका वक्त ज़ाया हुआ और कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा लेकिन फिर नुकसान होगा। ठीक है, कैन वी डिफरेंस क्रिप्टो एक्सचेंज बना सकते हैं, फ्लटर के अंदर क्यों नहीं बना सकते? बस ये है कि आपको बैकएंड चाहिए होता है। हर किस्म की ऐप फ्लटर में बन सकती है, सिर्फ बैकएंड अच्छा होना चाहिए। अगर हम फ्लटर सीख लें तो हमें फॉरेन इंटर्नशिप करनी चाहिए, जो सीखा उस पर हैंड ऑन प्रैक्टिस अच्छी करनी चाहिए। देखो पहली तो बात ये है कि हैंड ऑन प्रैक्टिस अगर आपकी नहीं होगी ना तो आपको इंटर्नशिप मिलेगी नहीं। हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। और मेरी सजेशन ये है कि जब तक यूनिवर्सिटी में हो ना और आपके पास कोई ज़्यादा प्रायोरिटीज़ नहीं है कि यार आपने लाजमी जॉब करनी है या कुछ, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाओ जो आप अपनी सीवी में लिख सको, जिसका कोड गिटअप पे रख सको। क्योंकि ये मैंने अपने टाइम में थोड़ी सी सीवीज को गो थ्रू करा था हायरिंग के लिए, और सीवीज कहीं थे तो जो मेरी सोच थी, मुझे नहीं पता एचआर कैसे देखते हैं, लेकिन जो मेरी सोच थी वो यही थी, मैं दो तीन चीज़ें देखता था। एक कि क्या उसकी सीवी रेलेवेंट है, यानी उसने क्या अपने कोड प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं पर्सनल या नहीं। दूसरा ये कि उसने अपनी सीवी में गिटहब मेंशन करा हुआ है जिसको मैं एक्सेस कर सकूं या नहीं। अगर ये दो चीजें हैं, और उसके बाद मैंने एजुकेशन इतनी देखी नहीं थी। मेरा मेजर कंसर्न ये थे कि उसके पास प्रोजेक्ट हैं, उसे बनाया हुआ है कुछ, उसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। ठीक है, ये दो मैं सीवीज में मेजोरिटी देखता था। उसके अलावा जिनके पास ये चीजें नहीं होती तो उनकी सीवी में यूजली रिजेक्ट कर देता था। ठीक है, ये मेरा क्राइटेरिया था, मुझे नहीं पता एचआर कैसे देखता है, एचआर के क्राइटेरिया अलग होते हैं। मैं किस सीवी देख रहा था ये बताना, तो बेहतर है कि आप प्रोजेक्ट बनाओ, छोटे छोटे बनाओ, जरूरी नहीं है बहुत बड़े बनाओ, छोटे छोटे बहुत प्रोजेक्ट्स होते हैं यार। एक कैलकुलेटर ऐप बना लो, एक अ, अगर आप लोग इसके मतलब हमारा 5 डे का जो कोर्स है खत्म होने के बाद, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इंटरेस्ट होगा, तो आप लोग एक बूट कैंप है एंजेला यू का, यूडेमी पे भी होता है और लंडन ऐप भी एक वेबसाइट है, इन दोनों जगहों पर है। आप वो क्रैश कोर्स खरीद लो, आई थिंक $14 का या $10 का है। वो है बूट कैंप है, वो बेस्ट है, आपको सब समझ आ जाएगा। उसमें कोई अराउंड 10 to 12 प्रोजेक्ट को उसने बनाने सिखाने हैं, छोटे से लेकर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन तक उसने बनाना सिखाना है। तो उसमें एक बीएमआई कैलकुलेटर होता है, वो बनाओ, बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें करोगे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आई वर्क विद ग्रेट एक्सपीरियंस। शुक्रिया हादी यार, इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू टू, थैंक यू। अब कल के लिए ये है कि आप लोग आई होप थोड़ी सी रिसर्च करो, फ्लटर को पढ़ो, फ्लटर के बारे में पढ़ो, और थोड़ा सा खुद कोशिश करो बनाने की, एप्लीकेशन रन करो थोड़ी सी। देखो बेस्ट लर्निंग प्रैक्टिस ये होती है कि हमारे सर ने हमें बोला था, और ये बात मैं उनकी एक्सेप्ट करता हूँ, और ये हम भी करते थे, भाई आप कोड नेट से कॉपी पेस्ट करो और उसमें देख रहे हो ना वो चल रहा है तो उसमें थोड़ी बहुत छिड़खानी करो, थोड़ी चीज़ें चेंजिंग करके देखो। चेंज करने के बाद भी चल रहा है तो इट्स आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसी में थोड़ी थोड़ी छेड़खानी करते रहो, चेंजेस होते रहेंगे, मज़ा आता रहेगा, आप सीखते चले जाओगे कि भाई मैंने एक छोटी सी प्रॉपर्टी छेड़ी तो इससे इतना चेंज आ गया, यानी आपने सीख लिया कि वो छोटी सी प्रॉपर्टी रिलेटेड टू इस फीचर की, तो आपके लिए बेनिफिट होगी। ठीक है,
तो ये मेरा एक सजेशन है कल के लिए। तो कल मैं मोस्ट प्रॉब्ली फ्लटर को फ्लैश शुरू करूँगा, एप्लीकेशन का बेसिक डिज़ाइन शुरू करूँगा, ये सारी चीज़ें शुरू करूँगा। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? सर आपने किससे और कहाँ से फ्लटर सीखा था, इफ यू वांट टू टेल? हाँ यार ये अच्छा सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। 1 मिनट लेना भाई, मैं थक गया बैठे बैठे। अच्छा यार, मैंने कहाँ से सीखी थी? मैंने पहली तो बात खुद से सीखी थी। और मैंने कैसे सीखी थी, ये बड़ा मजेदार स्टोरी है। मैंने एंजेला यू का कोर्स किया था, और एंजेला यू का जो कोर्स था ना, वो भी एक उसका है फुल फ्लैश बूट कैंप, जिसके अंदर उसने बहुत कुछ सिखाया है। उसका एक मिनी वर्जन आता था 10 मॉड्यूल्स का, जिसमें उसने ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया। और वो भी उस टाइम मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोर्स खरीद सकता था। पता नहीं $10 का, $14 का, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं नहीं खरीद सकता। तो हाँ, आई थिंक यही है। यही जो चैट में आपने पोस्ट करी, यही लिंक है। तो वो मैं नहीं खरीद सकता था। मैंने क्या किया था, मैंने लिंडा लिंडा लर्निंग, आई थिंक एक प्लेटफॉर्म है, उसको उसके ऊपर एक्सेस करने की कोशिश करी थी। 1 मिनट। उसको मैंने एक्सेस करने की मैंने नेट पे तरीका मुझे मिला था कि उस पर आप कैसे अकाउंट बना सकते हैं फ्री में। लिंडा लर्निंग पेड है, तो मैंने फ्री अकाउंट करने बना लिया था, और उस पे वो एंजेला यू का कोर्स था, जिसपे मैंने 10 मॉड्यूल्स पूरे करे। उसी को मैंने मल्टीपल तरीके से कोशिश करा प्रोजेक्ट्स को मॉडिफाई करने की, और करते करते फिर एक दिन। अच्छा, इसके बाद जो मेजर चीज़ थी वो ये थी कि भाई आपने, एक होता है जंप करना। जंप एक बड़ी रिस्की चीज़ है, जो अगर आपने वो रिस्क लिया तो मज़ेदार आपका काम पूरा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। आप ये कि वो जंप मैंने क्या लिया था कि मुझे आप लोग की ही केयू से पढ़े हुए एक ग्रेजुएट है, और वो काफ़ी ज़्यादा, मैं उनसे इंस्पायर्ड भी हूँ, और मैं उनका कंटेंट भी एक टाइम तक देखता रहा था। उनका नाम था माज आफ्ताब साहब। वो माज आफ्ताब, उनका चैनल बहुत अच्छा है, इजी अप्रोच उनका चैनल है। तो मैं उनके चैनल को भी देखता था। तो उन्होंने एक दफ़ा पोस्ट डाली थी कि भाई उनके वो स्पेनिश क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है, मदद करनी है उनके स्टूडेंट। तो मैंने उनकी मदद करी थी। ये मेरी जंप थी, ली मैंने कि भाई ट्राई करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके मैंने ट्राई करी। और फिर मुझे फील हुआ कि यार सिर्फ मैं ही ख़राब कोड नहीं लिखता, इत्तेफाक से वो उसका कोड भी बहुत ख़राब था। तो इस तरह फिर वो कोड ठीक करते करते मैंने सीखा था। हाउ डू यू नो कहाँ कंट्रोलर बनाने, लाइक फॉर एग्जांपल ऑथ कंट्रोल बनाते हैं फॉर लॉगिन साइन अप, राइट? देन हाउ डू यू नो कि हाउ मेनी मोर कंट्रोलर आई नीड फॉर माय ऐप? यार मैंने जहाँ तक पढ़ा है, एक फीचर के लिए एक कंट्रोलर होता है। लाइक अब जैसे लॉगिन साइन अप है, आप लॉगिन और साइन अप के 2 कंट्रोलर बना सकते। 1 मिनट, ये मेरे ख्याल में आपका सवाल गेटएक्स से रिलेटेड है। हर टेक्स्ट फील्ड के साथ उसका कंट्रोलर बनता है। गेटएक्स से रिलेटेड है या टेक्स्ट फील्ड से रिलेटेड? आई थिंक गेटएक्स से रिलेटेड है ना। तो गेटएक्स के लिए ये है कि ठीक है, गेटएक्स के लिए सिंपल ये है कि जितने फीचर्स है ना, उतने कंट्रोलर्स बनते हैं। अब अगर मैं तो बोलता हूँ लॉगिन और साइनअप का अलग अलग बनेगा, लेकिन यूजली ऑथ कंट्रोलर बनता है। अब कर लो आप, और कौन से कंट्रोलर है? स्प्लैश स्क्रीन पे कंट्रोलर होता है यूजली, क्योंकि उससे लोडर्स होते हैं और टाइम होता है। तो हर फीचर का अपना एक कंट्रोलर होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कंट्रोलर नहीं कि यार अगर एक फॉर्म के अंदर 10 टेक्स्ट फील्ड्स हैं, तो आप 10 कंट्रोलर्स बना दो उनको हैंडल करने के लिए। आप फिर उस पेज का एक कंट्रोलर बनाओगे, जो भी उस पेज का नाम होगा उसके नाम से कंट्रोलर बनाओगे, वो 10 की 10 फील्ड को वो हैंडल करेगा, ठीक है। और वैसे गेटेक्स से ज़्यादा मुझे मज़ा ब्लॉक पे आता है। ब्लॉक अगर आप करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। ब्लॉक थोड़ा मुश्किल है सीखना, एक दफ़ा ब्लॉक सीख लिया तो बहुत मज़ा आता है। मेरे ख्याल में अगर अब और कोई क्वेश्चन है तो आई एम स्टिल ओपन। और मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही है, मेरी वीडियो ऑन है। ओह मेरा, ओके गुड, ठीक है। तो अभी और किसी के क्वेश्चंस हैं तो आई एम स्टिल ओपन, वरना फिर मैं थक गया हूँ और मुझे ऑफिस का काम करना है। टेक्निक की जरूरत नहीं है, नो इश्यूज।
बहुत मजा आया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से।